अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, एक समरी फॉर्म में, लेकिन इस चार्ट में बहुत सारी चीजें आपको नहीं है, इतना डीप में नहीं जाना है। आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं, इससे भी आसान, दो वी हैव दैट चार्ट, बट इसके अलावा और भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूं ऑडिटर के राइट्स एंड ड्यूटीज। बाकी अदरवाइज ये चार्ट हमारे पास में पूरा है, आप इस चार्ट को भी आसानी से पढ़ सकते हैं। वी विल शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम्स, राइट। आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट उतना जाने की जरूरत नहीं है बेटा, बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत सिंप्लीफाइड है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अच्छा कैसे सिंप्लीफाइड है बताता हूं। यदि आपने इंटर में ऑडिट पढ़ी है, जो कि पढ़ी होगी, उसमें कंपनी ऑडिट पढ़ा है, और सीएमए फाइनल में भी अगर आप अपने कॉर्पोरेट लॉ के पेपर में जाते हैं, जो हमारे की ग्रुप 1 में है, उस मतलब वैसे देखें तो हमारा फाइनल का जो ग्रुप 1 है उसके अंदर है, उसमें आपने ऑडिट वाला चैप्टर पढ़ा होगा। कंपनी लॉ के अंदर अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑडिटर की, तो एक बहुत छोटी सी बात है, कंपनीज एक्ट में कॉस्ट ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस, या अगर मैं डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करूं, क्वालिफिकेशंस या अगर मैं डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करूं, तो अलग से कुछ भी नहीं है। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 141 है, जो कि फाइनेंस ऑडिटर जो होता है उसी के लिए, यानी अगर मैं और स्पेसिफिक करूं तो कॉस्ट ऑडिट को लेकर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं, तो बहुत सिंपल है, सेक्शन 141, सेक्शन 143, सेक्शन 148, खत्म। जिसमें भी 141 और 143, तो ये तो डायरेक्टली फॉर कॉस्ट ऑडिट ओनली। लेकिन अगर आप इन दोनों पे जाते हैं तो फॉर फाइनेंस ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट बोथ, ये दोनों के लिए है। ये फाइनेंस ऑडिट के लिए भी और ये कॉस्ट ऑडिट के लिए भी, और ये सिर्फ कॉस्ट ऑडिट के लिए। तो ये तो एक्सक्लूसिव है, हम पीछे पढ़कर आए थे अगर आपको याद। तो कंपनीज एक्ट में कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है कंपनीज एक्ट के अंदर, बहुत सिंपल है, ठीक है। 141 एंड 143, 141 है क्वालिफिकेशन, 143 है राइट्स एंड ड्यूटीज। अगर मैं आपको बात करता हूं ऑडिटर के, ये तो क्वालिफिकेशन के लिए हो गया। कंपनीज एक्ट में अगर मैं राइट्स एंड ड्यूटीज की बात करूं, तो कोई सेपरेट राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं है अंडर सेक्शन 143, सेम एज एप्लीकेबल टू फाइनेंस ऑडिटर। जो फाइनेंस ऑडिटर के ऊपर एप्लीकेबल होती है वही सेम कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। अलग से कोई प्रोविजन कंपनीज एक्ट में नहीं डाला गया है कॉस्ट ऑडिटर के लिए, इसलिए मैंने आपको कहा चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे अगर आप यहां देखते हैं कॉस्ट ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस, तो कॉस्ट ऑडिटर की एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन में अगर मैं जाता हूं, तो एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, ये है फॉलोइंग पर्संस आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, ओनली सीएमए इन प्रैक्टिस। जब आप ये लिख देते हैं सीएमए इन प्रैक्टिस, तो ये बात लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है दैट इज अ मेंबर ऑफ आईसीएमए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सीएमए इन प्रैक्टिस तब तक नहीं बन सकता जब तक वो आईसीएमए का मेंबर नहीं। यदि आप आईसीएमए के मेंबर हैं तो आप प्रैक्टिस में जाएंगे, वरना नहीं। तो जब आपने ये ना वैसा हो गया, आपको कोई बोले कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, और आप उससे पूछ रहे हैं कि आपने ग्रेजुएशन भी करा है क्या, आपने 12th भी क्लियर करा है क्या, ये आप उससे पूछ रहे हैं, तो ये आपकी बेवकूफी। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएट होगा ही होगा। इसी तरीके से सीएमए इन प्रैक्टिस है और सीएमए फर्म, किसको अपॉइंट नहीं होना, अगर आप देखेंगे वही क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है जो कि कंपनी के फाइनेंस ऑडिटर के ऊपर एप्लीकेबल होती है, कोई भी फर्क नहीं, सेम वही। आप कंपनी के एम्प्लॉय ऑफिसर नहीं होने चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए, ऑफिसर एंड एम्प्लॉय के पार्टनर या जो है एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, उसका रिलेटिव जो है, आप या आपका रिलेटिव कंपनी में कोई सिक्योरिटी कैरी ना करे, आपने आपकी कंपनी ने उसकी होल्डिंग कंपनी की सिक्योरिटी कैरी ना करी हो, एंड सो ऑन। इंडेप्टेड 5 लाख रुपए से ज्यादा के लिए नहीं होना चाहिए। इस तरह के जो प्रोविजंस है जो कि कंपनी के फाइनेंस ऑडिटर पे लगते थे वो सेम है, दैट इज सेम।
तो नया इसमें कुछ भी नहीं है, जो प्रोविजन आपने वहां पढ़े वही यहां पे भी लागू होते हैं। ठीक है, ये सारा यहां तक। ठीक है, उसके अलावा एक और है कि ये सब सर्विसेज आप नहीं दे सकते। ठीक है, दीज सर्विसेज कैन नॉट बी गिवन इफ, या ऐसे लिखते हैं बाय कॉस्ट ऑडिटर। कैन नॉट बी गिवन टू अ कंपनी ऑफ दैट कंपनी। तो जिस कंपनी में आप कॉस्ट ऑडिटर हैं, उस कंपनी को ये सब सर्विसेज मत देना। अकाउंटिंग ये अच्छे से पढ़ के जाना बेटा, इसके ऊपर सवाल पूछ लेता है कई बार। मैं सवाल बता देता हूं क्या है। उन्होंने पूछा है कि अगर आप कंपनी की कॉस्ट ऑडिटर है तो कंपनी आपको इंटरनल ऑडिटर भी बनाना चाहती है, आप बना सकते हो कि नहीं। जब तक आप किसी भी कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर उसकी बुक कीपिंग का काम नहीं करोगे, उसके इंटरनल ऑडिट नहीं करोगे, उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन नहीं करोगे, एक्चुअल सर्विसेज नहीं दोगे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज नहीं दोगे, बैंकिंग सर्विसेज नहीं दोगे, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज नहीं दोगे, एंड रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, कोई भी आपको इसमें से काम नहीं करना है उस एंटिटी के लिए। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान में रखें। ठीक है, आ जाओ। चलिए अब आज ये थे क्वालिफिकेशन। इन्होंने फिर से क्वालिफिकेशन दिया, कुछ भी काम करिए यहां से काट दीजिए, कुछ भी काम करिए पूरा बेकार। बेकार में इन्होंने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। ये देखो दोबारा यहां पर डाल दिया डिस्क्वालिफिकेशन, इरेलीवेंट है पूरा का पूरा। अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पहले ही, इसलिए मैंने आपसे कहा था सिलेबस जितना बड़ा आपको दिख रहा है उतना है नहीं। ये पूरा हम पहले ही पढ़ चुके, कौन से फॉर्म में आपको इन्फॉर्म करना है, कौन से तरीके से इन्फॉर्म करना है, वो सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। रेजिग्नेशन रोटेशन की अगर मैं बात करता हूं तो वही तरीका है जो कि एक नॉर्मल ऑडिटर पे लगता है। रेजिग्नेशन की अगर हम बात करें तो आप 30 दिन का शेल फाइल 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन स्टेटमेंट टू कंपनी एंड रजिस्ट्रार। सिंपल सा प्रोसेस है, जब भी सेम प्रोविजन लगता है बेटा, सेम 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 प्रोविजन, जो प्रोविजन फाइनेंस ऑडिटर पर है अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 140 के अंदर सब ये प्रोविजन आता है। कोई भी कॉस्ट ऑडिटर अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। जिस दिन रेजिग्नेशन दिया उससे 30 दिनों के अंदर अंदर आपको वो रेजिग्नेशन किसको सबमिट करना है, वो रेजिग्नेशन कंपनी और आरओसी में आपको सबमिट करना है। ठीक है, कंपनी या आरओसी में वो रेजिग्नेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने ऐसा नहीं करा तो 50,000 से लेके 5 लाख तक की पेनल्टी। अब बता दिए रोटेशन लगते ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल टू कॉस्ट ऑडिटर। क्यों? अभी मैंने ऊपर आपको बोला सेक्शन 141 और 143 के अलावा कॉस्ट ऑडिटर पे बाकी सेक्शन नहीं लगती। और जो रोटेशन के प्रोविजन है वो है 139 में, और 139 कॉस्ट ऑडिटर पे लगती नहीं, इसलिए कॉस्ट ऑडिटर के रोटेशन का कोई सीन नहीं है। आप कितनी बार भी कॉस्ट ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हो, लेकिन करना हर साल, क्योंकि जो कॉस्ट ऑडिटर है वो फाइनेंस ऑडिटर की तरह 5 साल के लिए नहीं आता। कॉस्ट ऑडिटर जब कंपनी में आएगा तो 1 साल के लिए आता है, अगले साल दोबारा अपॉइंट करना पड़ेगा। आप चाहे सेम पर्सन को अपॉइंट करें, वो आपकी इच्छा है। नहीं तो नॉट एप्लीकेबल, आपको एग्जाम में यही लिख कर आना है। रेम्यूनरेशन बहुत सिंपल है, इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेम्यूनरेशन के लिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। जो अपॉइंट करेगा, जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, यानी अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी विल रेकमेंड amount of remuneration to BOD and BOD will finalize. ऑडिट कमेटी नहीं है, बोर्ड दोनों ही केस में रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर। मैं रिमूवल की बात करता हूं तो रिमूवल बहुत आसान है। कॉस्ट ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर द टर्म बाय बोर्ड रिजोल्यूशन आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आप जब चाहें कॉस्ट ऑडिटर को हटा सकते हैं, और आपको इसके लिए शेयर होल्डर के पास नहीं जाना, क्योंकि कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बीओडी करता है।
तो रिमूवल भी ही करेगा, ठीक है, पीओडी ही करेगा सर। तो कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोविजन है, तो ये आपको ध्यान में रखना। चलिए अब बात करेंगे हम राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर की। कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है? तो जैसा मैंने आपको पीछे कहा था कि सेम एज फाइनेंस ऑडिटर जो है वही होती है। फाइनेंस ऑडिटर की कहां पर है बेटा? अंडर सेक्शन 143 है। तो जो राइट्स एंड ड्यूटीज कंपनी के फाइनेंस ऑडिटर के पास में बिल्कुल वही राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। अगर आप सबसेक्शन 1 में जाएंगे तो सबसेक्शन 1 के अंदर 6 चीजों पे ऑडिटर को कमेंट करना होता है, यहाँ पे भी 6 चीजें हैं। फिर उसके बाद अगर आप 3 में जाते हैं तो 3 में देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वो सारे राइट्स एंड ड्यूटी सेम जो कंपनी के फाइनेंस ऑडिटर के ऊपर लगती हैं वो सारी यहां लगती है। लेकिन आपको इतनी सारी पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं यहां पर राइट्स एंड ड्यूटीज आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, ट्रस्ट मी, कोई भी सवाल नहीं पूछेगा आपसे राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर, पर कोई क्वेश्चन नहीं आता। सिर्फ एक सेक्शन पर आएगा। कौन सी सेक्शन पर आएगा मेरे बच्चे? क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, एक्सेप्ट 143(12). ये किस चीज का है बेटा? ये है रिपोर्टिंग ऑफ द फ्रॉड। अगर आपको याद हो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो अब याद आ जाएगा, जिसमें आपने पढ़ा था ना 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड अगर है या 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है, 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है तो उस केस में हमको ऑडिट कमेटी के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। 1 करोड़ से कम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ती। इस तरह की कुछ चीजें थी। तो राइट्स एंड ड्यूटीज पर बहुत ज्यादा अपना टाइम खराब मत करना। ये तो देखो मैं सारा कटवा ही चुका हूं पहले, आपको इसमें सब में दिमाग नहीं लगाना। आप सिर्फ क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पढ़े, और वो भी अगर आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो उस पर भी आपको दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा नीचे आ जाएंगे, सीधा आपको यहाँ पे ये नॉट एप्लीकेबल है तो वैसे ही कुछ काम का नहीं है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं पढ़नी। रेम्यूनरेशन के लिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया। राइट्स एंड ड्यूटीज पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, फिर भी पढ़ के जाना है तो कंपनीज एक्ट का जब आपने इंटर में ऑडिट का पढ़ा था उसको पढ़ लेना, वो भी मत पढ़ के जाओ, कोई काम का नहीं। तो फिर सर हम क्या करें? हम खाली 143(12) पढ़ लें? हाँ, सवाल अगर उसने पूछा आपसे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे 143(12) पे पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा। ये 143(12) का एक चार्ट है, आराम से इजीली आप इसको लिख सकते हैं। 2 चीजें हैं, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा का है, 1 करोड़ से कम का है। अच्छा, ये भी क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अगर आप इस सेक्शन के 143(14) में अगर जाते हैं, 143(12) में तो ये प्रोविजन है। अगर 143(14) में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां ये लिखा हुआ है कि जो रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड की रिक्वायरमेंट है वो कंपनी के फाइनेंस ऑडिटर के साथ साथ कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर और कंपनी के सेक्रेटरियल ऑडिटर के ऊपर भी एप्लीकेबल है। मुटेटिस मुटेंडिस, मुटेटिस मुटेंडिस का मतलब है कि जिस तरीके से कंपनी के फाइनेंस ऑडिटर पे लगता है उसी तरीके से कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर और कंपनी के सेक्रेटरियल ऑडिटर के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। दोनों पर इक्वली एप्लीकेबल है। इसीलिए अब ये 143(12) बहुत छोटा सा है। अगर किसी भी कंपनी में फ्रॉड है, आपने ऑडिट करी और अगर आपको फ्रॉड पता चला और अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है तो जिस दिन फ्रॉड आपको पता चला उससे 2 दिनों के अंदर अंदर आपको कंपनी की ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करना है। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बीओडी को इन्फॉर्म करना है। फिर उसके बाद में ऑडिट कमेटी या बीओडी जिसको भी आपने इन्फॉर्म करा है इज द अवेलेबिलिटी, आप वो अपना रिप्लाई आपको बनाकर भेजेंगे। वो रिप्लाई में आपको क्या लिख कर देंगे? वो रिप्लाई में आपको बताएंगे कि भाई फ्रॉड क्यों हुआ, फ्रॉड का रीजन क्या था। अच्छा, जब हमने रिपोर्ट भेजी तो उसमें हम काफी सारी बातें लिखते हैं, रिपोर्ट का अमाउंट, फ्रॉड का अमाउंट, फ्रॉड का नेचर, पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं, इस सब बातों को हम अपनी रिपोर्ट में भेजते हैं। और फिर वहां से उनका जो रिप्लाई आता है वो बताते हैं फ्रॉड क्यों हुआ, आगे उन्होंने रोकने के लिए क्या करा, एक्सेट्रा। इस बात के लिए उनके पास में 45 दिन का टाइम होता है। 45 डेज के अंदर अगर उन्होंने अपना रिप्लाई हमें दे दिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। यदि उनका रिप्लाई आ जाता है 45 डेज में, अगर उनका रिप्लाई आ जाता है तो जिस दिन उनका रिप्लाई आया उससे अगले 15 दिनों के अंदर हम एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बना के भेजते हैं। क्योंकि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है तो क्रूशियल अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है। ऐसे केस में ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग उस अमाउंट के बारे में, उस फ्रॉड के बारे में किसको बताएं? उस फ्रॉड के बारे में हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएं। तो जिस दिन वो फ्रॉड हमें पता चला उससे 2 दिनों में हमने कंपनी के ऑडिट कमेटी या बीओडी को रिपोर्ट भेजी, वहां से उनका रिप्लाई 45 डेज में आएगा। जिस दिन भी उसका रिप्लाई आया उससे अगले 15 दिनों में हम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजेंगे जिसमें हम कई सारी बातें बताते हैं, जैसे कि आपने जो पहली रिपोर्ट बीओडी ऑडिट कमेटी को भेजी थी उसमें जो बातें बताई, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, नेचर ऑफ फ्रॉड,
कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है और बीओडी का क्या रिप्लाई आया और उस रिप्लाई पर आपका क्या कमेंट है। मान लीजिए अगर उनका रिप्लाई आया ही नहीं, 45 डेज निकलकर उनका कोई रिप्लाई नहीं आता, तो जिस दिन 45 दिन खत्म होते हैं उससे अगले 15 दिनों के अंदर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजेंगे। यानी ये बात तो तय है कि चाहे रिप्लाई आए या ना आए, आपको रिपोर्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजनी ही है। अब जिस दिन उनका रिप्लाई नहीं आया, मतलब 45 दिन निकल गए, उसके बाद अगले 15 दिनों में हमें रिपोर्ट भेजनी है और उसमें हम यही बताएंगे कि भाई हमने ऐसे ऐसे बीओडी को एक रिपोर्ट भेजी या ऑडिट कमेटी को, उसमें ये सब बातें बताई, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। ये जो रिप्लाई आपको भेजना है, जो रिपोर्ट आपको बनानी है, ये आपको भेजनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसके पास भेजेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए के सेक्रेटरी को। अपने लेटर हेड पे बनाना, अपना मेंबरशिप नंबर लिखा जाएगा, आपका साइन सील सिग्नेचर लगाया जाएगा और लेटर हेड में इसको बनाने के बाद में जब आप इसको एमसीए को भेज देंगे तो एक मेल भी आपको भेजना है, उसमें ये बताना है कि हमने ऐसे ऐसे एक रिपोर्ट आपको फॉरवर्ड करी है, राइट। पोस्ट जो आप करेंगे वो आरपीएडी से जाएगा। आरपीएडी मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, यानी एक ऐसा तरीका जिसमें सामने वाले के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा इस बात का एविडेंस हमारे पास होता है। फॉर एग्जांपल, यदि आपने कुरियर करा, स्पीड पोस्ट करा या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपने भेजा है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका जो असाइनमेंट है, कंसाइनमेंट है, वो सामने वाले तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। यदि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को फिर कुछ भी नहीं करना होता। अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो हमें सिर्फ ऑडिट कमेटी या बीओडी को बताना है, जिस दिन आपको फ्रॉड मिला उससे 2 दिनों के अंदर अंदर, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ द फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्व्ड एंड एक्सेट्रा। लेकिन उनके रिप्लाई का वेट नहीं करना, बस उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इसके बारे में अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोजर दें। इतनी सी बात है। अगर आपने इस सेक्शन का वायलेशन करा तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 143 सबसेक्शन 15 की, 1 लाख से लेकर 25 लाख तक की पेनल्टी। इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ के जाना, इसके ऊपर वो सवाल आपसे पूछते हैं कई बार और आपको आंसर देना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाए। बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। उसके बाद आगे जाकर एक छोटी सी चीज जो इंस्टीट्यूट ने आपके इसमें डाल दी है, जो कि मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि बहुत ज्यादा खास नहीं है, बट पता नहीं क्यों डाला, वो है कंपनीज एक्ट में सीएमए की स्ट्रेटेजिक पोजीशन, राइट। अब इसमें 2-3 बातें बताई हैं, जैसे कि सेक्शन 203 के हिसाब से अगर हम चले तो कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो कंपनी में की मैनेजरल पर्सन की कैटेगरी में आ सकता है। वो कंपनी में एमडी, सीईओ, सीएफओ बन सकता है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन सकता क्योंकि आपके पास कंपनी सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन नहीं है, बट आप बाकी जगह आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सेक्शन 149 में जाते हैं तो आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट इज ऑल्सो एलिजिबल टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ट्रिब्यूनल के एनसीएलटी के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि हमारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बन सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं तो कॉस्ट ऑडिटर को कंपनी के लिक्विडेटर के तौर पे भी कोर्ट अपॉइंट कर सकता है या एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे। इसके अलावा अगर हम चाहें तो कॉस्ट अकाउंटेंट इज एन एक्सपर्ट। यस, कॉस्ट अकाउंटेंट के पास में चूंकि टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, कॉस्ट अकाउंटेंसी की पूरी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, सो बाय वर्च्यू ऑफ दिस नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन यू आर आल्सो एलिजिबल टू बी द to be the expert in any matter relating to the prospectus or similar। इसके अलावा एक सेक्शन 211 है जिसमें सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की बात हम करते हैं। तो कंपनी में एक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सेप्ट है कि कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के थ्रू आपका सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में अगर हम जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स की जरूरत पड़ती है, उनमें भी आप किसी में आ सकते हैं। दे यूज्ड टू कॉल एक्सपर्ट समटाइम्स, तो उसमें भी आप आ सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं। रजिस्टर्ड वैल्यूअर की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेक्शन 247 है, हमारे सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है लॉ में, बट आपको वैसे पता होना चाहिए। एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कॉन्सेप्ट होता है कंपनीज एक्ट में सेक्शन 247, जो ये बोलता है कि कुछ कंपनीज को अपने शेयर्स, अपने स्टॉक्स, अपने इन्वेस्टमेंट्स या अपनी गुडविल डिबेंचर्स का वैल्यूएशन कराना होता है। फॉर दैट पर्पस दे नीड रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड कॉस्ट अकाउंटेंट इज वन ऑफ देम हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर because of their qualification. Not only CMAs but CA and company secretaries are also eligible, so you can also be part of that. इसके अलावा आप अपने clients के behalf पर ट्रिब्यूनल तक जा सकते हैं। Like CA, CMAs are not allowed to present themselves before the court of law, but they can max to max appear before NCLAT, National Company Law Tribunal. Like the moment from where the case starts before the tribunal, before the court, sorry, any kind of the court, whether High Court, Supreme Court, or District Court or Session Court. Only the lawyers are permitted to be the representative authorities. But as far as tribunal or appellate tribunal is concerned, or any other authority subordinate to tribunal or National Company Law Tribunal, a cost accountant or a chartered accountant can be presented. So being as a CMA, you are eligible as well as capable to represent your client before tribunal. इसके अलावा अगर कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन के लिए भी
मीडिएटर एंड कॉन्सिलेटर्स अपॉइंट करती है। तो इफ एनी मैटर इज रिलेटिंग टू द कमर्शियल मैटर्स देन द मीडिएटर एंड कॉन्सिलेटर कैन बी अ सीएमए, राइट। इसके अलावा अगला टॉपिक हम लेके चलते हैं। अच्छा, इनमें से जो अभी मैंने आपको इतनी सारी चीजें पढ़ाई, विच इज डिफरेंट रोल्स ऑफ द सीएमए इन द डिफरेंट काइंड ऑफ द एक्टिविटीज और ऑर्गेनाइजेशंस। वेल, जो ऑडिटर है, सीएमए जो है वो, ये इसमें जनरली ज्यादा सवाल आपसे पूछते नहीं है। बट अगर हम नीचे चलते हैं लाइबिलिटीज में, तो देखो बेटा, ये टॉपिक है लाइबिलिटीज वाला, ये आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा था, सेम है, सेम टॉपिक। इंटर में भी आपने टॉपिक पढ़ा था, बिल्कुल सेम टॉपिक। व्हाट आर द लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट, लाइक सिविल लाइबिलिटीज हैं या और भी तरह की लाइबिलिटीज हैं, ये आप लोगों ने बहुत डिटेल में इंटर में पढ़ा था। सेम पॉइंट है, इसके ऊपर दे जनरली डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, जनरली है ना। लेकिन अगर कभी चाहे तो पूछ सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। जो आप लोगों ने इंटर में पढ़ा था वही आपको यहां पर कंटिन्यू करना है। अब अगर हम प्रोफेशनल एथिक्स की बात देखें, तो 5 बेसिक प्रोफेशनल एथिक्स है। वैसे तो हमको प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बहुत सारा डिस्कशन करना है, क्योंकि हमारे पर कोड ऑफ एथिक्स एप्लीकेबल होते हैं, तो अगली से अगली यूनिट के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। बट अगर हम 5 बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट को फॉलो करने होते हैं, वो कौन से बेटा? वो है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। ये 5 हमारे बेसिक एक तरीके से वो हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को, हर कॉस्ट अकाउंटेंट को, हर कंपनी सेक्रेटरी को फॉलो करने प्रोफेशनल एथिक्स है बेसिक। हम लोगों को अपने काम में इंटीग्रिटी, अपने काम में ऑब्जेक्टिविटी यानी बायस्ड नहीं होना। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, ऑनेस्ट रहें। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है आप फेयर रहें, अनबाइस्ड रहें, फेयर एंड अनबाइस्ड। कॉम्पिटेंस, किसी भी काम को करें तभी जब आपको लगता है उस काम को करने के लिए आपके अंदर कॉम्पिटेंसी है। यू नीड टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू मेंटेन द प्रोफेशनल बिहेवियर। आपको जो है अपना प्रोफेशनल बिहेवियर भी मेंटेन करना है बिकॉज ऑफ द गुड रेपुटेशन ऑफ योर प्रोफेशन। तो 5 बेसिक एथिक्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ड्यूटीज ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर टू रिपोर्ट फ्रॉड, मैंने अभी भी आपको 143(12) के बारे में इतनी सारी बातें बताई, ये पूरा वही है जो ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बता दिया। इसके अलावा अगर आप 447 में जाते हैं, तो 447 के हिसाब से अगर कोई भी ऑडिटर किसी भी तरह का फ्रॉड करता है तो उसके लिए उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट की सजा है, जो कि कम से कम 6 महीने की है और 10 साल तक ये एक्सटेंड कर सकती है। तो ये भी एक सेक्शन 147 जो है, सेक्शन 447, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सेक्शन नंबर 147 है जो कि ऑडिटर के ऊपर लगता है। 447 तो एक जनरल सेक्शन है जिसमें अगर कोई भी फ्रॉड करेगा, मतलब कोई भी, चाहे वो ऑडिटर हो, कंपनी का एम्प्लॉय हो या एनी अदर पर्सन, इफ दे कमिट एनी काइंड ऑफ द फ्रॉड, सो दे आर लायबल फॉर द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 447। कुछ पेनल्टीज हैं। इसके बाद में एक सेक्शन है छोटा सा 448 जो आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बहुत सारी लाइब्रेरीज है, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती। आपसे जो सवाल पूछेगा ना बेटा, वो सवाल आपसे पूछेगा इन सब बातों पे नहीं, जो मैंने आपको इतनी सारी बातें अब तक बताई। यानी अगर मैं आपको बिगनिंग से लेके चलूं तो ऑडिटर की क्वालिफिकेशन से हम लोग स्टार्ट करा, क्वालिफिकेशन से स्टार्ट अगर हम करते हैं कॉस्ट ऑडिटर की, कोई सवाल नहीं पूछने वाला है आपसे क्वालिफिकेशन के बारे में। और उसके बाद में ये तो हमने काट ही दिया था, रिमूव और रेजिग्नेशन के बारे में भी कोई सवाल नहीं पूछता, छोटे सा सवाल अगर आएगा तो आएगा। रोटेशन के प्रोविजन लगते नहीं, रिमूवल के प्रोविजंस हैं लेकिन बहुत सिंपल सा प्रोविजन है। और राइट्स एंड ड्यूटीज पर कोई सच सवाल बहुत ज्यादा नहीं आते, बहुत ज्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं आते हैं। फिर ये हमने अलग अलग पढ़ा, डिफरेंट रोल्स ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट, नो क्वेश्चन दे यूज्ड टू आस्क ऑन दिस, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और उसके बाद में इस पर एक छोटा सा कोई सवाल पूछ सकता है, व्हाट आर द 5 बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग सीएमए प्रोफेशन और सीएमएस। अरे बहुत कम चांसेस हैं, इस पर भी सवाल नहीं आता, बट दे विल आस्क क्वेश्चन ऑन प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट्स। तो बच्चों अब अपन कंटिन्यू करेंगे अपना प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट्स। जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी कि प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट्स के नाम से कुछ मिसकंडक्ट्स हैं जिनको आपको नहीं करना होता है। यानी अगर आपने उनमें से कोई मिसकंडक्ट करा तो उस केस में फिर आपको जो है कुछ सजाएं मिलेंगी। और ये जो मिसकंडक्ट कहां दे रखे हैं, ये दे रखे हैं अपने को अपने सीएमए एक्ट के अंदर, ठीक है। और सीएमए एक्ट में इसको 2 शेड्यूल्स में डिवाइड करा हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में भी अगर आप बात करते हैं तो उसमें 2 तरह के मिसकंडक्ट हैं, एक होता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और एक होता है अदर मिसकंडक्ट। डिफरेंस अपन लोगों ने बात की थी लास्ट क्लास के अंदर कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है और अदर मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है।
ये दो बात अपन लोगों ने की थी, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट की, मेरे हिसाब से आपको याद होगा। अभी जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केस में ध्यान दीजिएगा जरा, ये जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, इस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केस में आपको सजाएं थोड़ी ज्यादा है, लेकिन एक ही जगह मिलेगी, वो सीएमए एक्ट पे। अदर मिसकंडक्ट में आपको दो जगह सजाएं मिलती हैं, एक तो उस एक्ट में जहां का आपने ऑफेंस करा है, और एक सजा आपको मालूम है कहां मिलेगी, एक सजा आपको मिलेगी इस सीएमए एक्ट के अंदर मिलेगी, राइट। तो दो तरीके से सजा मिलती है, क्योंकि अदर मिसकंडक्ट में ये माना जाता है कि आपने जो सोशल नेचर का क्राइम करा, किसी भी तरह का, किसी लॉ का वायलेशन करा, उसकी वजह से सीएमए की जो इमेज है वो भी खराब हुई, तो ऐसे में आपको एज ए सीएमए भी सजा मिलनी चाहिए। पहले हम बात करेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट्स की। इसके लिए हमारे पास में पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है। यहां से अगर आप देखते हैं तो पार्ट 1 में अगर हम चलते हैं, शेड्यूल 1 के पार्ट 1, यानी कुल मिलाकर हमारे पास में 4 पार्ट रहने वाले हैं। इधर पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, ठीक है। और अगर हम लोग चलते हैं आगे तो यहां रहेगा हमारे पास में पार्ट नंबर 4। तो पहले हम बात कर रहे हैं शेड्यूल 1 के पार्ट नंबर 1 की। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो कितने इसके अंदर क्लॉजेस दे रखे हैं, कुल मिलाकर 7 क्लॉजेस हैं। 7 क्लॉजेस में पहला क्या कहता है, कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, यानी पार्ट नंबर 1 जो लगता है बेटा वो किसके लिए लगेगा, मेंबर इन प्रैक्टिस के लिए लगेगा। पार्ट 1 किसके लिए बेटा, मेंबर इन प्रैक्टिस। ये किसके लिए लगेगा, मेंबर इन सर्विस, यानी जॉब में है, और ये बोथ इस तरीके से। अब आगे जाकर हम बात करेंगे इसमें कि किस तरीके से इन्होंने इसको सेटअप करा हुआ है। तो पहला देखो, अब हर क्लॉज में क्या लगाना है, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये लाइन हर क्लॉज में आपको ऐड करनी है, हर क्लॉज से पहले। यानी अगर आपने क्लॉज 1 में जो लिखी हुई चीज है, क्योंकि क्लॉज पार्ट 1 जो है वो किसके लिए लग रहा है, मेंबर इन प्रैक्टिस के लिए, तो कोई भी सीएमए अगर मेंबर इन प्रैक्टिस है और वो इन 7 में से कोई भी गलती करता है तो उसके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का चार्ज लगेगा, यानी उसे गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। क्या है, ही अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम और एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट अनलेस सच अदर पर्सन, अनलेस सच अदर पर्सन, ये होता है बेटा एक्सेप्शन। जैसे जहां पर अनलेस आ जाए तो आज समझ जाना एक्सेप्शन चालू हो गया। एक्सेप्शन चालू हो जाने का मतलब क्या है, एक्सेप्शन चालू हो जाने का मतलब यह है कि वो अलाउड है, ठीक है ना। अनलेस के आगे का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है बेटा, एक्सेप्शन होता है। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या है, ये अलाउड है, ये वाला पोर्शन अलाउड, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है येलो वाला, ये नॉट अलाउड, ऐसे क्लॉज बनता है। तो हर क्लॉज में क्या होता है ना मेरे बच्चे, हर क्लॉज के अंदर दो चीजें हैं, हर क्लॉज में दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है, एक तो किस केस में आप मिसकंडक्ट होंगे, और एक उसका एक्सेप्शन, यानी कौन से केस में आप मिसकंडक्ट के गिल्टी नहीं माने जाएंगे। तो ये कहते हैं कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति को अपने नाम से प्रैक्टिस करने की परमिशन दे दी, चूंकि आप तो मेंबर इन प्रैक्टिस हैं ही, तो अगर आपने किसी भी व्यक्ति को अपने नाम से परमिशन, क्योंकि हमारा नाम एज अ प्रैक्टिसिंग मेंबर रजिस्टर्ड हो गया आईसीएमए के पास में, क्योंकि हम प्रैक्टिस में हैं, आप अपने नाम से किसी और को प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं दोगे। अगर ऐसा करा तो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। लेकिन अगर आगे के लिए क्या, अनलेस, आप किसको अलाउ कर सकते हो, सच पर्सन इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड इन पार्टनरशिप और एम्प्लॉयड। किस बंदे को अलाउ कर सकते हो, अगर कोई दूसरा बंदा है जो कि मेंबर इन प्रैक्टिस है और वो आपके साथ में, और मतलब हिंदी वाला, और इंग्लिश में बोल देता हूं, एंड जो आपके साथ में पार्टनरशिप में है या आपका एम्प्लॉय है, उसको अलाउ कर सकते हो, वो आपके नाम से प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेंबर इन प्रैक्टिस नहीं है एंड मेरा पार्टनर एम्प्लॉय नहीं है, उसको अगर आपने अपने नाम से प्रैक्टिस करने की परमिशन दी, तो उसका तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपको गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा अंडर पार्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 1। दूसरा, अलाउज और अग्री टू अलाउ। देखो यहां पे भी अलाउ पेस, सॉरी क्या लिखा है, देखो, पेज और अलाउज और अग्री टू पे और अलाउड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी शेयर, कमीशन और ब्रोकरेज इन द फीस और प्रॉफिट ऑफ एनी प्रोफेशनल वर्क टू एनी पर्सन। अब आगे देखो क्या, अदर देन अ मेंबर। अब जहां पे ये लिखा हो अदर देन, तो बेटा ये भी अपने आप में एक्सेप्शन है। अदर देन क्या बोल रहा है, ये भी अपने आप, जहां पे मैं ग्रीन लाइन, ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूं, इसका मतलब उसके आगे का पोर्शन क्या हो रहा है, एक्सेप्शन है। ये बोल रहा है कि अगर आपने जो भी आपको प्रोफेशनल वर्क का पैसा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, फीस मिलता है, जो भी प्रोफेशनल काम हम करते हैं, मेंबर इन प्रैक्टिस तो मैं ही, उसमें से अगर आपने किसी भी व्यक्ति को कोई भी शेयर, फीस या कमीशन दिया या देने का वादा किया, पेज और अग्री टू पे, यदि आपको जो भी प्रोफेशनल वर्क की फीस मिलती है या प्रोफेशनल वर्क से जो भी आपको प्रॉफिट होता है, उसमें से अगर आपने किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी शेयर, कमीशन या ब्रोकरेज दिया, तो आप गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। लेकिन आप किसको दे सकते हो, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट
और अ पार्टनर और अ रिटायर्ड पार्टनर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर। किसको आप अपने प्रॉफिट में से, अपने प्रोफेशनल वर्क की फीस में से या प्रॉफिट में से शेयर दे सकते हो? आप अपने पार्टनर को दे सकते हो, आप रिटायर्ड पार्टनर को दे सकते हो, जो डिजीज पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई उसके एलआर को दे सकते हो, या अगर कोई व्यक्ति आईसीएमएआई का मेंबर है, प्रैक्टिस में हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, तो यदि आपने अपनी प्रोफेशनल वर्क की फीस या प्रॉफिट में से कोई भी हिस्सा किसी भी व्यक्ति को शेयर, प्रॉफिट, कमीशन, ब्रोकरेज के नाम से दिया तो आप गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। लेकिन अगर आपने अपनी प्रोफेशनल फीस या प्रॉफिट का कोई हिस्सा अपने पार्टनर को दिया, अपने रिटायर्ड पार्टनर को दिया, या डिजीज्ड पार्टनर के एलआर को दिया, और या फिर आपने इंस्टीट्यूट के आईसीएमएआई के किसी मेंबर को दिया, तो अलाउड है, अदरवाइज आप गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट होंगे। ठीक है, चलिए तीसरा आते हैं, accepts or agree to accept any part of the profit of professional work of a person who is not a member of institute। अब यहां पर देखो ये बात भी क्या है, यहां से who is not a member of the institute, एक्सेप्शन क्या है, इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, यहां पे मैं एक्सेप्शन ऐसे लिख देता हूं। क्यों? इन्होंने यहां पर एक अच्छी बात करी है, इन्होंने नीचे पूरा पॉइंट ही बना दिया, नथिंग हियर इन कंटेंट शेल कंस्टिट्यूट एज प्रोहिबिटिंग अ मेंबर। यहां मेंबर वर्ड का मतलब मेंबर इन प्रैक्टिस एंटरिंग इनटू अ प्रॉफिट शेयरिंग और सिमिलर अरेंजमेंट फॉर रिसीविंग एनी शेयर, कमीशन और ब्रोकरेज इन फीस विद मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी और पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशन एज रेफर्ड इन आइटम 2। राइट, क्या मतलब है इसका? पहले ऊपर वाला समझाता हूं। जैसे हम अपने प्रोफेशनल फीस या प्रॉफिट में से कोई हिस्सा किसी और को नहीं दे सकते कमीशन या ब्रोकरेज के फॉर्म में, ऐसे ही हम किसी और पर्सन के प्रोफेशनल वर्क में से पैसा ले भी नहीं सकते। तो यदि आपने किसी और प्रोफेशनल के प्रोफेशनल फीस या प्रॉफिट में से कोई हिस्सा लिया, तो भी आप क्या रहेंगे? गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट रहेंगे। लेकिन इन्होंने यहां पर हमको अलाउ करा, ये एक एक्सेप्शन अलाउ करा है। ये बोलते हैं कि अगर आपने किसी भी प्रोफेशनल बॉडी, राइट, के मेंबर या अदर पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशन एज रेफर्ड, ये क्या होता है बेटा? इसको हम बोलते हैं रिकग्नाइज्ड। मतलब क्या है इसको समझना जरा। यदि कोई रिकग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी, या रिकग्नाइज्ड किसने करा? आईसीएमएआई ने रिकग्नाइज करा कोई भी प्रोफेशनल बॉडी, जैसे आईसीएआई है, बार काउंसिल है, या फिर कोई आईसीएसआई है, उनका कोई व्यक्ति मेंबर है या फिर उसके पास वो क्वालिफिकेशन है जो कि रिकग्नाइज्ड है, जैसे एक्चुअरी है, इंजीनियर्स हैं, एमबीए है। अगर कोई क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज्ड है और किसी बंदे के पास में वो क्वालिफिकेशन है, या वो उस प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है जो रिकग्नाइज्ड है, उनके साथ अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट करा जिसमें आप उन्हें कोई ब्रोकरेज या कमीशन देते हैं या लेते हैं, राइट, तो अलाउड है। लेकिन किसके साथ करोगे? या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो रिकग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो, या तो जिसके पास रिकग्नाइज्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो। यहां रिकग्नाइज्ड का मतलब है जो कि उसके पास में किसी इंस्टीट्यूट के, जो हमारे आईसीएमआई ने रिकग्नाइज करी है। अच्छा, इसके अलावा देखो यहां क्या लिखा है, पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर, यानी इसका मतलब आईसीएमएआई के मेंबर को शेयर दे सकते हैं। जैसे ऊपर था ना, मेंबर से मेंबर से शेयर ले सकते हैं। इससे ऊपर वाले क्लॉज में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि आप अपनी प्रोफेशनल फीस में से किसी को भी शेयर, ब्रोकरेज, कमीशन नहीं दोगे। किसको दे सकते हो? पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर, या एलआर ऑफ डिजीज पार्टनर, या आईसीएमआई के मेंबर को। जब लेने की बात कर रहे हैं तो आप किससे ले सकते हो? आप किसी आईसीएमआई के किसी मेंबर से ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपने किसी और से शेयर लिया उसकी फीस में से, तो अलाउड नहीं है। आप पूछेंगे सर पार्टनर से ले सकते हैं कि हाँ, जब आप पार्टनर को दे सकते हैं तो पार्टनर से, यानी क्लॉज 2 और 3 एक साथ चल रहा है। 2 और 3 को एक साथ समझ के पढ़ लो। अगर आप अपनी प्रोफेशनल फीस या रिसीप्ट्स में से किसी को, प्रॉफिट में से किसी को शेयर देना चाहते हो, तो किसको दो? आईसीएमआई के मेंबर को, अपने पार्टनर को, एलआर ऑफ डिजीज पार्टनर या रिटायर्ड पार्टनर, इनसे ले भी सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन अब देखो एलआर ऑफ डिजीज पार्टनर से तो कैसे लोगे? वो तो पार्टनर अब रहा ही नहीं, वो तो हम लोग कर्टसी के तौर पर उसको दे रहे हैं। रिटायर्ड पार्टनर से भी नहीं ले सकते, तो किससे ले सकते हो? आईसीएमआई के मेंबर से ले सकते हो या पार्टनर से ले सकते हो। बाकियों को तो देना ही है, लेना तो है ही नहीं। इसके अलावा अगर आप कोई रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी है, उसके किसी मेंबर के साथ में आपने कोई प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट करा, या फिर अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाले बंदे के साथ में अगर आपने कोई एग्रीमेंट करा, तो अलाउड है। क्लॉज नंबर 4 क्या बोलता है? यहां पे भी वैसे ही रहेगा। लिखना हर क्लॉज में एक लाइन जरूर है शुरू से। अब मेंबर इन प्रैक्टिस शैल डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्या बोल रहा है? इफ ही एंटर्स इनटू पार्टनरशिप in or outside India with any person other than cost accountant in practice, or
such other person who is a member of any professional body having such qualification as may be prescribed। आगे की लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, दिमाग मत लगाना, बहुत सिंपल सी बात है। यदि आईसीएमआई के किसी मेंबर ने, आईसीएमआई के किसी भी मेंबर ने किसी भी व्यक्ति के साथ में पार्टनरशिप करी तो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, लेकिन किसके साथ में अलाउड है, राइट, विद एनी पर्सन अदर देन, यहां से गड़बड़ हो गई, अदर देन, इसके बाद अलाउड है। यानी यदि आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप में आते हैं, किसी के साथ भी अगर आप पार्टनरशिप में आते हैं तो आप गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएंगे। लेकिन किसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, आप कर सकते हो उस व्यक्ति के साथ जो आईसीएमआई का मेंबर इन प्रैक्टिस। याद रहे, पार्टनरशिप सिर्फ शेयरिंग तो दे देना, मेंबर को शेयरिंग दे देना, चाहे प्रैक्टिस में हो या ना हो, शेयरिंग ले लेना चाहे प्रैक्टिस में हो या ना हो, लेकिन जब पार्टनरशिप करने की बारी आएगी ना, तो पार्टनरशिप करने के लिए वो बंदे का मेंबर इन प्रैक्टिस होना जरूरी है। पार्टनरशिप करने के लिए उस बंदे का मेंबर इन प्रैक्टिस में होना जरूरी है। तो एक सीएम इन प्रैक्टिस मेंबर इन प्रैक्टिस के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अलाउड है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, किसके साथ और कर सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप हो या रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन हो, दोनों में से कोई एक चीज तो हो, या तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो या तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उसके पास में हो, तो उस केस में वो उसके साथ पार्टनरशिप कर सकता है। इनके अलावा अगर किसी के साथ भी उसने पार्टनरशिप करी तो वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहलाएगा, इस बात का ध्यान रखें। आगे चलते हैं, सिक्योर ईदर थ्रू द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय। सिक्योर क्या बोल रहा है, देखो, सिक्योर either through the services of a person who is not an employee of such cost accountant or who is not his partner or by means which are not open to a cost accountant any professional business। बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, बहुत ही ज्यादा। देखो जी बेटा, ऐसा है, सिक्योर का मतलब क्या होता है, सिक्योर का मतलब होता है किसी से काम लेना नहीं, किसी के थ्रू काम लेना। दोनों में फर्क है। काम तो आप दुनिया में किसी का भी लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम काम करने बैठे तो काम तो किसी का भी ले सकते हैं, किसी के थ्रू काम लेना। तो देखो, वैसा माना जाता है कि हम लोग प्रोफेशनल है, चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो हम लोगों को किसी के थ्रू काम मांगने की जरूरत नहीं है। हम किसी के थ्रू क्यों काम मांगे, डायरेक्टली हमारे पास आ सकता है। लेकिन 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 ये आपको अलाउ करता है कि आप किसके थ्रू काम ले सकते हो। आप अपने कोई भी पर्सन, देखो क्या लिखा है, सिक्योर ईदर थ्रू द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन, यहां से एक्सेप्शन क्रिएट हो जाता है, हु इज नॉट, किस यानी इनके केस में अलाउड है। ध्यान से समझना जरा क्या लिखा है, देखो, सिक्योर गिल्टी ऑफ, ऊपर से पढ़ते हैं आप, सीएमए इन प्रैक्टिस शैल डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ सिक्योर थ्रू सर्विसेज ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट, अदर देन लिखते तो भी एक्सेप्शन था, हु इज नॉट लिख दो तो भी चलेगा, यहां लिखते अदर देन तो भी एक्सेप्शन है, हु इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ सच कॉस्ट अकाउंटेंट, हु इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ सच कॉस्ट अकाउंटेंट और हु इज नॉट हिज पार्टनर। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, आप गिल्टी कब हो, जब आपने ऐसे किसी व्यक्ति के थ्रू काम लिया जो आपका पार्टनर नहीं है या फिर आपका एम्प्लॉय नहीं है। मतलब मैं अपने एम्प्लॉय के थ्रू काम ले सकता हूं क्या? हाँ, आप अपने एम्प्लॉय के थ्रू काम ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, अलाउड है। आप अपने एम्प्लॉय के थ्रू काम ले सकते हो, अलाउड है। एम्प्लॉय के अलावा किसी और के थ्रू या पार्टनर के थ्रू ले सकते हो। अगर उनके अलावा किसी और के थ्रू काम लिया, सिक्योर एनी प्रोफेशनल, क्या बोल रहे हैं हम लोग, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ सिक्योर प्रोफेशनल वर्क थ्रू एनी पर्सन, राइट, तो अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने पार्टनर या अपने एम्प्लॉय के थ्रू काम लिया तो अलाउड है। तो क्या अलाउड है? हाँ, बिल्कुल अलाउड है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। या फिर ऐसे तरीके से काम मत लेना, किन तरीकों से भी काम मत लेना, जो तरीके एक कॉस्ट अकाउंटेंट को अलाउड नहीं होते, उन तरीकों से लिया तो भी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है। और बाय मींस विच आर नॉट ओपन टू अ कॉस्ट अकाउंटेंट, तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट बेटा किसके थ्रू काम ले सकता है, समझना जरा ध्यान से। एक कॉस्ट अकाउंटेंट किसके थ्रू काम ले सकता है? वो काम ले सकता है या तो अपने पार्टनर के थ्रू, या तो अपने एम्प्लॉय के थ्रू, या उन तरीकों से जो सीएमए के लिए अलाउड है। इन तीनों के अलावा अगर आपने किसी और के थ्रू काम लिया तो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। नेक्स्ट क्या है, क्लॉज नंबर 6 क्या बोलता है, अ सीएमए मेंबर इन प्रैक्टिस shall deemed to be guilty of professional misconduct if he solicit client or professional work by circular, advertisement, personal communication or interview or by any other means।
अगर आपने इसमें एक्सेप्शन अभी तक नहीं डाला, इन्होंने नीचे आएगा एक्सेप्शन, तब बात करेंगे। लाइन में एक्सेप्शन नहीं है। अगर आपने एज अ मेंबर इन प्रैक्टिस होते हुए भी सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, ऐसा कोई भी तरीका अपनाया, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट या पर्सनल कम्युनिकेशन, कोई भी तरीका अगर आपने अपनाया अपना सॉलिसिटेशन करने के लिए। सॉलिसिटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सॉलिसिटेशन का मतलब होता है क्लाइंट को अट्रैक्ट करना, उसको बोलते हैं सॉलिसिटेशन करना। क्लाइंट को अट्रैक्ट करना कि वो हमसे हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज ले। एडवर्टीजमेंट अपने आप में एक सॉलिसिटेशन का तरीका है। एडवर्टीजमेंट टीवी पर आता है, न्यूज़पेपर में आता है, होर्डिंग्स हैं, ब्रोशर्स हैं, पंपलेट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, ये सब क्या है, क्यों आते हैं ये सब? ये आपको और हमें अट्रैक्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो यदि आपने किसी को भी अट्रैक्ट करा, कोई कस्टमर अट्रैक्ट करना चाहते हो जो आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज ले, इसको बोलते हैं सॉलिसिटेशन। और हमें सॉलिसिटेशन करना अलाउड नहीं है बिकॉज वी बिलोंग्स टू अ प्रोफेशनल एंड हाई डिग्निफाइड profession. So where the circular, the advertisement, the personal canvassing, they all are the means which is not allowed. अगर आपने इनमें से कुछ भी करा तो आपको guilty of professional misconduct माना जाएगा, provided that nothing here in content shall constitute as preventing or prohibiting. लेकिन ये allowed है, राइट? ये preventing and prohibiting नहीं है, मतलब ये allowed है। क्या? Any cost accountant from applying or requesting for the inviting or securing professional work from another cost accountant. क्या जी, देखो अपनी फिटर्निटी के अंदर काम मांगने में तो कोई बुराई नहीं होती है, आप दूसरे कॉस्ट अकाउंटेंट से काम मांग सकते हो, अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। मेंबर फ्रॉम रेस्पॉन्डिंग टू द टेंडर्स और इंक्वायरीज issued by various users of professional services or organizations from time to time and securing professional work as a consequences. जो अलग अलग एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या कोई भी जिनको सीएमए की सर्विसेज चाहिए, उसके लिए वो लोग टेंडर निकालते हैं। दैट दे नीड कोटेशंस बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग चूज करते हैं। तो उस कोटेशन का आप रिप्लाई कर सकते हो, उस टेंडर का आप रिप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेंडर का रिप्लाई करना इज नॉट अ सॉलिसिटेशन। टेंडर का रिप्लाई करने का मतलब मैं काम नहीं मांग रहा हूं, आप समझो। सॉलिसिटेशन का मतलब क्या होता है? काम मांगना। तो जब मैं टेंडर की बात कर रहा हूं, टेंडर का रिप्लाई करना, कोई मैंने थोड़ी काम मांगा, आपने टेंडर निकाला, आई एम सिंपली रिप्लाइंग। आज मेरे ऑफिस में कोई आकर मुझसे पूछेगा आप रिटर्न भरने के कितने चार्जेस लेते हो, तो बताऊंगा ही ना। इज इट अ सॉलिसिटेशन? नहीं। उसी तरीके से टेंडर है, उन्होंने टेंडर निकाला, आपने रिप्लाई करा, दैट्स इट, तो वो अलाउड है। इसके अलावा अगर आपने किसी भी और तरीके से सॉलिसिटेशन करा तो फिर आपको गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या माना जाएगा, ये ध्यान में रखना है। और आखिरी क्लॉज हमारा क्या है? क्लॉज नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? एडवर्टाइज इज, ऊपर से लाइन पढ़ता हूं, अ सीएमए मेंबर इन प्रैक्टिस शैल डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एडवर्टाइज हिज प्रोफेशनल अटेनमेंट्स और सर्विसेज or uses any designation or expression other than cost accountant or professional documents, visiting cards, letterheads or signboards, unless it be a degree of university established by the law in India or recognized by the central government or title indicating membership of ICMAI or any other institution that has been recognized by central government. क्या बोल रहा है? एक ही क्लॉज में दो दो बातें हैं, पहला, लेकिन दोनों एक साथ क्यों लिखी, 1 मिनट में बताते हैं। यदि आप सीएमए इन प्रैक्टिस हैं और आपके पास कोई प्रोफेशनल अटेनमेंट है, प्रोफेशनल अटेनमेंट का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई भी अचीवमेंट अगर आपके पास में है, तो प्रोफेशनल अटेनमेंट का एडवर्टीजमेंट मत करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आप मान लीजिए आप यू हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एज अ मेंबर ऑफ इनकम टैक्स एडवाइजरी बोर्ड, राइट? सरकार का इनकम टैक्स एडवाइजरी बोर्ड है। अब आपको उस इनकम टैक्स एडवाइजरी बोर्ड में एज अ मेंबर उन्होंने नॉमिनेट करा, करते हैं प्रोफेशनल्स को नॉमिनेट करते हैं, इट इज अनडाउटेडली अ प्रोफेशनल अटेनमेंट। इसका एडवर्टीजमेंट नहीं करना। दुनिया जहान में गाते नहीं फिरना, खासतौर पे अपने लेटर हेड्स, विजिटिंग कार्ड्स या जो प्रोफेशनल स्टेशनरी है, बिल हेड्स हैं, लेटर हेड्स हैं, उन पे तो बिल्कुल नहीं लिखना। इसी तरीके से अगर आप मेंबर इन प्रैक्टिस है तो आप सीएमए मेंबर इन प्रैक्टिस ये डेजिग्नेशन तो यूज कर सकते हो, सीएमए या एफसीएमए, एसीएमए, ये तो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने किसी और डिग्री का नाम लिखा तो अलाउड नहीं। तो कौन सी डिग्री इसका नाम लिखना अलाउड है? अगर मैं यहां पर इसको देखो, ये तो हो गया क्लॉज। अब यहां से अगर मैं बात करूं यहां से एक्सेप्शन चालू हो गया, अदर देन कॉस्ट अकाउंटेंट और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स अनलेस इट बी अ डिग्री ऑफ, ये पूरा एक्सेप्शन है, ठीक है? तो आपको अपना सीएमए ये तो लिख सकते हो आप, लेकिन इसके अलावा अगर आपने कुछ भी लिखा तो अलाउड नहीं। अब कौन सी डिग्री का नाम लिख सकते हो? यदि आपने कोई डिग्री ऐसी किसी यूनिवर्सिटी से ली है जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, या वो अपने इंस्टीट्यूट की कोई और मेंबरशिप
अपना इंस्टीट्यूट अलग अलग तरह के बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज भी कराता है, तो इंस्टीट्यूट की कोई मेंबरशिप है तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में सीए की डिग्री के साथ साथ में पीएचडी की डिग्री भी है, तो मैं अपने नाम के क्या लगाता हूं, डॉक्टर। अब हमारे आईसीआई ने क्या करा, आईसीआई ने अलाउ कर दिया, ध्यान दीजिएगा जरा, आईसीआई ने हमें अलाउ कर दिया कि भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी इज अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने जो भी डिग्री ली, बीकॉम, एमकॉम और पीएचडी, मैं तीनों लिख सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं सीए डॉक्टर दिलीप गुप्ता, मैं लिख सकता हूं सीए दिलीप गुप्ता आगे ब्रैकेट में डॉक्टर बीकॉम एमकॉम। पर सोचिए अगर मैंने ये डिग्रियां ली होती बिहार यूनिवर्सिटी से विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सो उस केस में मैं ये नहीं लिख सकता था, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, बस खत्म। तो ये 7 क्लॉजेस है जो किसी भी मेंबर इन प्रैक्टिस के ऊपर लगते हैं, उसे ये वाले प्रोफेशनल मिसकंडक्ट्स नहीं करने हैं। एक्सेप्शन के साथ हमने आपको पढ़ाया। अब पार्ट 2 आता है, जल्दी जल्दी फटाफट से पढ़ते हैं। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 के अंदर है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर मेंबर्स इन सर्विस, जो जॉब में है उनके लिए 2 ही मिसकंडक्ट है। पहला क्या लिखा हुआ है, अच्छा इसमें कैसे लाइन स्टार्ट करोगे, अ मेंबर इन सर्विस शैल डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही पे और अलाउ और अग्री टू पे और अलाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पर्सन। मैं क्लॉज को यहां पे मार्किंग करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा जरा, क्लॉज की मार्किंग की हम बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग, पेज और अलाउज और अग्री टू पे टू एनी पर्सन एनी शेयर इन द इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक्सेप्शन है ही नहीं, अरे वाह। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, अब तो जॉब में हूं, ऊपर भी था ये क्लॉज, क्लॉज नंबर 2 था, यहां क्लॉज नंबर 1 है। वहां था प्रोफेशनल वर्क की फीस या प्रॉफिट में से शेयर नहीं दे सकते, अब यहां तो आप जॉब करते हो, तो आपको अपने एम्प्लॉयर से जो भी इमोल्यूमेंट्स मिल रहे हैं, जो भी आपको पैसा मिला, बेनिफिट मिला है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय होने के नाते, उसमें से कोई भी अमाउंट किसी और को पे नहीं कर सकते या पे करने के लिए अग्री नहीं कर सकते। तो आपको सुन के एक बार समझ में मन में आएगा कि यार मतलब मैं अपनी तनख्वाह किसी को दूं नहीं। देखो बेटा, एक होता है डायवर्जन, एक होता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है बेटा, अपने पैसे को यूज करना, मेरा पैसा है मैं जैसे चाहे यूज करूं, जिसको चाहे दूं। डाइवर्जन का मतलब होता है जब आपने पैसा अभी तक कमाया नहीं और कमाने से पहले ही आपने उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया किसी और को कि इसका इतना हिस्सा मैं इसको दूंगा, इतना हिस्सा, ये होता है डाइवर्जन। ये अलाउड नहीं है। तो ये बोलते हैं अगर आप कब मेंबर इन सर्विस हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर से जो भी इमोल्यूमेंट्स मिल रहे हैं, जो भी पैसा आपको मिलेगा, उसका कोई हिस्सा आप किसी और को पे नहीं करोगे या अग्री टू पे नहीं करोगे, अलाउ नहीं करोगे। ये गलत बात है। आप एप्लीकेशन कीजिए, पैसा आपने कमा लिया, आपके हाथ में आ गया, अब आप उसको जैसे चाहे वैसे यूज करें, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, ऊपर वाले का उल्टा है, एक्सेप्ट्स और अग्री टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट्स और अग्री टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ द फीस, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम किन किन से, लॉयर, कॉस्ट अकाउंटेंट, ब्रोकर एंगेज बाय सच कंपनी और फर्म और पर्संस और एजेंट और कस्टमर्स ऑफ सच कंपनी और फर्म और पर्संस बाय वे ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन। क्या बोल रहा है, जिस कंपनी में आप जॉब करते हो, जहां के आप एम्प्लॉय हो, वहां के अगर आपने लॉयर से, वहां के कॉस्ट अकाउंटेंट, ना तो लॉयर से, ना कॉस्ट अकाउंटेंट, ना ब्रोकर, ना एजेंट और ना ही कस्टमर। ध्यान दीजिएगा, यदि जिस कंपनी में आप जॉब करते हो उसके लॉयर, उसके अकाउंटेंट, उसके ब्रोकर, एजेंट, कस्टमर, उनसे किसी से भी आपने ग्रेटिफिकेशन के नाम पे या कमीशन के नाम पे कोई पैसा लेना चाहा, नॉट अलाउड। दोनों ही क्लॉज के कोई एक्सेप्शन नहीं है, नहीं लेना मतलब नहीं लेना है। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। जैसा हमने कहा था जो दोनों के लिए लगता है, लेकिन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ही चल रहे हैं, अदर मिसकंडक्ट नहीं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है, देखिए मेंबर, अब यहां मैं नहीं लिखूंगा मेंबर इन प्रैक्टिस, मेंबर इन सर्विस नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, अब मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। क्या माना जाएगा, शैल डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कब, नॉट बीइंग अ फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट एक्ट एज अ फेलो। आप एफसीए नहीं और अपने आप को एफसीए बता रहे हो, गलत बात। अब ये बात तो देखो दोनों पे लागू होती है ना, प्रैक्टिस वाले पे भी और जॉब वाले पे भी। डज नॉट सप्लाई द इंफॉर्मेशन कॉल्ड फॉर और डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट आस्क्ड फॉर बाय द इंस्टीट्यूट और इट्स काउंसिल और कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स, डिसिप्लिन, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमेटी, क्वालिटी रिव्यू, अपीलेट। इतना याद मत करना, आप तो सीधा बस इतना सही कर लेना। क्या, यदि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है आईसीएमआई के द्वारा, अब आईसीएमआई में किसने मांगी इससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे आईसीएमआई ने, काउंसिल ने मांगी, डायरेक्टर डिसिप्लिन ने मांगी, किसी ने भी, अगर आपने वो इंफॉर्मेशन नहीं दी तो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अब ये बात दोनों पे लगती है, मेंबर इन प्रैक्टिस पे भी और मेंबर इन सर्विस पे भी लगती है, दोनों पर इक्वली एप्लीकेबल है। थर्ड, व्हाइल इनवाइटिंग प्रोफेशनल वर्क। अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, कभी कभी क्लॉज बनाने में इंस्टीट्यूट से भी शायद गलती हो जाती है या शायद कोई और पर्पस है जो हमें नहीं पता।
ये जो क्लॉज आप पढ़ रहे हैं पार्ट 3 में अगर आप पढ़े तो ये किस पे लगता है बेटा, ऑल मेंबर्स, यानी मेंबर इन सर्विस एंड प्रैक्टिस पे भी। और हमने जब पहले और दूसरे क्लॉज को पढ़ा तो हमें लगा भी कि हाँ यार ये तो दोनों पे लग सकते हैं, यानी अगर इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो मेंबर इन प्रैक्टिस से भी मांग सकता है, मेंबर इन सर्विस से भी मांग सकता है। अपने आप को एफसीए ना होते हुए भी अपने आप को एफसीए बोलने का काम की गलती तो मेंबर इन प्रैक्टिस भी कर सकता है, मेंबर इन सर्विस भी कर सकता है। लेकिन तीसरी वाली जो गलती है वो सिर्फ मेंबर इन प्रैक्टिस ही कर सकता है, जबकि ये पूरा पार्ट मेंबर इन सर्विस और प्रैक्टिस दोनों के लिए बना था। फिर भी क्लॉज 3 इस तरीके से डिजाइंड है कि वो सिर्फ मेंबर इन प्रैक्टिस पे लगेगा। क्यों? ऊपर अभी हम पढ़कर आए थे कि आप चाहे तो टेंडर वगैरह का रिप्लाई कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल जो टेंडर्स हैं, राइटअप वगैरह हैं, उनका रिप्लाई करें। यदि आपने किसी टेंडर का रिप्लाई करा, वो टेंडर किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने निकाला था और उसमें आपने रिप्लाई करा, मैंने कहा था अलाउड है, उसमें अगर आपने जानबूझकर कोई गलत इंफॉर्मेशन दी while inviting professional work from another cost accountant or while responding to the tenders or inquiries or while advertising gives information knowing it to be false। आपने कोई एडवर्टीजमेंट करा, आपने किसी कॉस्ट अकाउंटेंट से काम मांगा, टेंडर का रिप्लाई करा, कुछ भी आपने करा जो कि हमने आपको ऊपर अलाउ कर दिया, मैं कुछ भी करते समय अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी दी जो आप जानते थे गलत है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का चार्ज लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी ने टेंडर निकाला और उसने लिखा हमें सिर्फ जो वो है एफसीए वही चाहिए, अभी आपके एफसीए बनने में 1 महीना बाकी था पर अभी रिप्लाई देना है तो आपने लिख दिया एफसीए, जबकि जिस समय आपने लिखा उस समय आप एफसीए नहीं थे, तो आपको नहीं लिखना चाहिए था, आपने लिखा गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, अब पार्ट शेड्यूल 1 में ही चल रहे, भी हम शेड्यूल 1 के पार्ट 4 में जा रहे हैं। शेड्यूल 1 ही है, शेड्यूल 1 के पार्ट 4 में, शेड्यूल 1 का पार्ट 4 क्या कहता है? शेड्यूल 1 का पार्ट 4 ये कहता है कि ये 2 मिसकंडक्ट है जो अदर मिसकंडक्ट है, जिसका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से कोई लेना देना नहीं, इसकी सजा सामान्य तौर पे कोर्ट में सुनाई जाती है। क्या? अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट shall be deemed to be guilty of misconduct if he held guilty by any civil or criminal court for offense which is punishable with imprisonment term not exceeding 6 months। यदि कोई भी सीएमए को, चाहे वो मेंबर इन प्रैक्टिस हो या सर्विस हो, उससे अगर पुलिस ने इम्प्रिजनमेंट में भेजा, जेल में भेजा, मिनिमम कितने साल के लिए बेटा? 6 महीने के लिए, तो उस केस में उसके ऊपर वहां जो सजा हो रही है वो तो होगी, यहां पे भी आप क्रिमिनल कोर्ट में गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट रहोगे। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को जेल की सजा हो गई कोर्ट से या कोई और रीजन रहा, तो अगर 6 महीने से ज्यादा की जेल की सजा हुई तो वो आदमी को हम लोग यहां पे भी मिसकंडक्ट मानेंगे, गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट, यहां पे भी सजा देगी। कारण उसके पीछे बड़ा सिंपल सा है, कारण इतना है कि आपने जो गलती करी वो कोई भी कर सकता था, लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा गलती करी कि आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो इसलिए in opinion of the council to brings dispute of the professional or institute as a result of his action whether not related to professional work। in the opinion of the council he brings dispute। अगर आपने आपकी किसी भी एक्टिविटी से इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब हुई, किसी भी एक्टिविटी से अगर आपके इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब होती है आईसीएमआई की, तो भी आपके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का चार्ज लगाया जाएगा, इसको ध्यान में रखें। तो ये हमारा था शेड्यूल 1 पूरा का पूरा। शेड्यूल 1 के अंदर हमें 4 पार्ट देखे, पार्ट 1 2 3 4। 1 के अंदर था हमारा पार्ट 1 2 3 के अंदर अगर हम बात करें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, पार्ट 1 में था प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर मेंबर इन प्रैक्टिस, पार्ट 2 में मेंबर इन सर्विस, पार्ट 3 में फॉर ऑल। अब जो हम चौथा पढ़ रहे हैं अदर मिसकंडक्टर, वो सबके लिए लागू होता है। अब सेकंड शेड्यूल आता है। सेकंड शेड्यूल और फर्स्ट शेड्यूल में जैसा हमने कहा था फर्क कितना सा ये कि सेकंड शेड्यूल के अंदर जो ऑफेंसेस हैं वो थोड़े से सीरियस नेचर के, तो थोड़ी सजा ज्यादा होती है। सेकंड शेड्यूल के अंदर कुल मिलाकर आपको 3 पार्ट मिलेंगे, यहाँ पे 4 पार्ट नहीं है, यहाँ 3 ही पार्ट है। पहला है मेंबर इन प्रैक्टिस के लिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, दूसरा है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर ऑल, यहाँ पे मेंबर इन सर्विस के लिए अलग से कोई नहीं है, और तीसरा अदर मिसकंडक्ट, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास 3 पार्ट है। पहले अगर हम पार्ट 1 पे चले, यहाँ पे भी हर क्लॉज से पहले हमें एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ। आगे की लाइन ध्यान सुनिएगा, पहला क्या है? डिस्क्लोजेस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशनल एंगेजमेंट टू एनी पर्सन। आगे आ जाता है अदर देन, जिसका मतलब एक्सेप्शन, टू हिज क्लाइंट और विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज क्लाइंट और अदरवाइज देन एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। इसका मतलब अगर आपने अपने काम को करने के दौरान, प्रोफेशनल काम को करने के दौरान क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जो कि कॉन्फिडेंशियल होती है, वो आप किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सिर्फ क्लाइंट को बता सकते हो, या क्लाइंट की परमिशन से किसी और को डिस्क्लोज कर सकते हो, या फिर अगर लॉ में आपसे मांगी गई तो आप डिस्क्लोज कर सकते हो, अदरवाइज अलाउड नहीं है। इसके अलावा
A cost accountant in practice shall deem to be guilty of professional misconduct if he certify or submits in his name or in the name of his firm a report of the examination of cost accounting and related statements. आगे exception है unless, यानी अगर ये करके करा तो allowed है, the examination of such statement has been made by him or by his partner or employee or firm or by another cost accountant. मतलब कोई भी अगर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करे बिना, विदाउट एग्जामिनेशन, अगर आपने उसके ऊपर साइन कर दिया उसकी रिपोर्ट पे अपने नाम से, तो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। लेकिन एग्जामिनेशन कौन करे? आप करो, जरूरी नहीं। एग्जामिनेशन हैज बीन मेड बाय हिम, अगर आपने करा अलाउड है, आपके पार्टनर ने करा तो भी अलाउड है। आपने करा हो, आपके पार्टनर ने करा हो, आपके एम्प्लॉय ने करा हो, या किसी और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ने करा हो, तो आप उस कॉस्ट स्टेटमेंट्स के जो रिपोर्ट है उसके ऊपर साइन कर सकते हो अपनी फर्म के नाम से, अपने नाम से। लेकिन अगर उसका एग्जामिनेशन आपने आपकी फर्म के किसी पार्टनर ने या एम्प्लॉय ने या फिर किसी और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से नहीं करे हैं, तो आप फिर उस केस में उनकी रिपोर्ट पर अपनी फर्म के नाम से, अपने नाम से साइन नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। A CMA in practice deemed to be guilty of professional misconduct if he permits his name or name of this firm to be used in connection with estimates of cost or earnings contingent upon the future transactions in a manner which may lead to the belief that he vouched the accuracy। देखिए, हम लोग जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल है, वी डू पोस्टमार्टम नॉट द प्री मॉर्टम। पोस्टमार्टम मतलब जो हो चुका उसके रीजंस को हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ना कि हम लोग जो होने वाला है वो बताते हैं। तो अगर आपने किसी भी एंटिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या अर्निंग के स्टेटमेंट्स हैं या कोई भी स्टेटमेंट्स ऑफ अर्निंग्स हैं, कॉस्ट के स्टेटमेंट्स हैं, उन जो फ्यूचर ट्रांजैक्शन पर बेस्ड है या विच आर कंटिंजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, यानी प्रॉफिट स्टेटमेंट है या इनकम स्टेटमेंट है या कॉस्ट स्टेटमेंट है विच इज कंटिंजेंट अपॉन द फ्यूचर अर्निंग, दैट कंप्लीटली मींस दैट इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर इवेंट्स। उसको एग्जामिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जामिन इस तरीके से मत करना जिससे लोगों को ये इंप्रेशन जाए कि आपने उसकी एक्यूरेसी चेक करी है। हम एक्यूरेसी चेक नहीं कर सकते, तो अगर आपने उसका एग्जामिनेशन करा है सिंपल तो ठीक, बट अगर इस पर्पस के साथ करा कि एग्जामिनेशन करके आप उसकी एक्यूरेसी वाउच करेंगे, देन इट इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट, इफ ही एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन अ कॉस्ट प्राइसिंग स्टेटमेंट ऑफ एनी बिजनेस व्हिच ही और हिज फर्म और पार्टनर इन हिज फर्म हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। आपने अगर ऐसी किसी भी एंटिटी के कॉस्ट स्टेटमेंट या प्राइसिंग स्टेटमेंट, हमारा तो यही काम है कॉस्ट ऑडिट में कॉस्ट स्टेटमेंट्स को चेक करना, कॉस्ट प्राइसिंग स्टेटमेंट को चेक करना, उनको अगर आपने चेक करा और ओपिनियन दे दी, तब जब आपका, आपकी फर्म का या आपके पार्टनर का उस एंटिटी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है जिसके कॉस्ट स्टेटमेंट या प्राइसिंग स्टेटमेंट को आप चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट, he shall deem to be guilty of misconduct if he fails to disclose a material fact known to him in a cost pricing statement which is not disclosed in a cost or pricing statement but disclosure of which is necessary in making such a statement। क्या बोल रहे हैं? बस इतना ही काम का है। यदि आपने किसी एंटिटी के कॉस्ट या प्राइसिंग स्टेटमेंट को चेक करा और उस कॉस्ट या प्राइसिंग स्टेटमेंट में कोई मैटेरियल फैक्ट था जो कि उसमें आना चाहिए था, वो मैटेरियल फैक्ट उस कॉस्ट या प्राइसिंग स्टेटमेंट के अंदर डाला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं डाला गया, और उनका एग्जामिनेशन करते समय आपको वो मटेरियल फैक्ट पता है, पता चल गया आपको कि कॉस्ट स्टेटमेंट पे नहीं डाला गया, तो क्या उसे आपको अपनी रिपोर्ट में नहीं बताना चाहिए था? बताना चाहिए था। हाँ, आपको पता ही नहीं चला, कॉस्ट ऑडिट करते समय, एग्जामिनेशन करते समय आपको पता ही नहीं चला कि उसमें ये मटेरियल फैक्ट छिपा हुआ है, उसको बताया नहीं गया, तो एक अलग बात है। पर मुझे पता चल गया कि यार ये मटेरियल फैक्ट इन रिकॉर्ड्स में होना चाहिए था कॉस्ट प्राइसिंग स्टेटमेंट, लेकिन नहीं है, तो फिर उसे आप अपनी रिपोर्ट में बताते हैं। आपने नहीं बताया तो आप गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। उल्टा है क्लॉज नंबर 6 इसका, फेल्स टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट नोन टू हिम अपीयर इन कॉस्ट एंड प्राइसिंग स्टेटमेंट। राइट, क्या यदि कॉस्ट स्टेटमेंट या प्राइसिंग स्टेटमेंट का आप एग्जामिनेशन कर रहे हो और उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, यदि उस मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और आपको पता चल गया, अगर आपको एग्जामिनेशन करते समय पता ही नहीं चलता तो एक अलग बात थी, पर अब पता चल गया, तो ऐसे में आपको उसके बारे में डिस्क्लोज करना चाहिए था। आपने डिस्क्लोज नहीं करा, तो इसका मतलब यह है कि आपको अब यहां पर गिल्टी माना जाएगा। यही तो हमारा काम होता है, किसी भी एंटिटी के कॉस्ट या प्राइसिंग स्टेटमेंट्स को जब हम चेक कर रहे हैं, उसमें अगर किसी भी तरह का मिस स्टेटमेंट है उसके बारे में हमें बताना होता है। डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस और इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन कंडक्ट ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटीज। यदि आपने अपने काम में ड्यू डिलिजेंस नहीं रखा, ड्यू डिलिजेंस नहीं रखा मतलब सावधानी नहीं बरती, या आपने नेग्लिजेंस करा काम में, यानी लापरवाही करी, सावधानी नहीं रखी या लापरवाही करी, तो आप गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। fails to obtain sufficient information which is necessary for expression of opinion or its exception are sufficiently material to negate opinion।
यदि आपने अपने एग्जामिनेशन करते समय, ऑडिट करते समय ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं ली जो कि ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए चेक करनी जरूरी थी, या जिसे अगर आपने चेक कर लिया होता तो शायद रिपोर्ट जो आपकी बनी, नेगेट द ओपिनियन का मतलब है कि ओपिनियन जैसी है शायद वैसी नहीं होती, राइट। फेल्स टू इनवाइट मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग एप्लीकेबल टू सर्कमस्टेंसेस। सामान्य भाषा में कहूं तो ये कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। हमारे जो भी ऑडिटिंग के प्रोसीजर हैं उनको अगर आपने अपनी कॉस्ट ऑडिट में फॉलो नहीं करा, जो कि करना जरूरी है, तो कोई बात नहीं, बट कम से कम उसके बारे में ये बात आप अपने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में तो बता देते कि मैंने ये कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करा। होता है कई बार अगर आपने कोई कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करा क्योंकि आपको ज्यादा रेलेवेंट नहीं लगा, तो कम से कम ये बात आप अपनी रिपोर्ट में बता तो देते। आपने बताया भी नहीं तो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और लास्ट है fails to keep money of his client other than fees or remuneration or money meant to be expended in separate banking account or use such money for the purpose for which they are intended with a reasonable time। यदि आपने क्लाइंट से कोई पैसा मिला जो कि क्लाइंट के लिए खर्च करना है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आरओसी में फीस जमा करानी है, या फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स जमा कराना है, टीडीएस जमा कराना है, तो क्लाइंट ने आपको पैसा दिया, उस पैसे को उसी पर्पज में काम में लेना होता है जिस पर्पज के लिए क्लाइंट ने पैसा दिया, एंड उस पैसे को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में भी आपको रखना होता है। यदि आपने उसे सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा या आपने उसका वही यूज नहीं करा जिस पर्पस के लिए वो यूज किया जाना था, तो फिर आप गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। ये सारे हम बात कर रहे थे मेंबर इन प्रैक्टिस की, और अब हमारे पास 4 मिसकंडक्ट है जो कि मेंबर इन प्रैक्टिस और मेंबर इन सर्विस दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। देखिए कौन सा है पहला, इफ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, क्या लिखा है देखो, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट shall deem to be guilty of professional misconduct, कब होगा, contravenes any of the provision of this act or the regulations, यदि आपने इस एक्ट के किसी भी प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन करा तो आप गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। बीइंग एन एम्प्लॉय, यानी ये क्लॉज वैसे तो सबके लिए है, लेकिन यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये पर्टिकुलर क्लॉज की बात करें, वैसे ये सबके लिए लग रहे हैं, मेंबर इन प्रैक्टिस एंड सर्विस दोनों के लिए, बट ये वाला जो क्लॉज है ओनली फॉर मेंबर इन सर्विस। क्या बोल रहा है, अगर आप किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, राइट, एंड डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स और एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय द एम्प्लॉयर। यदि मान लीजिए आप एम्प्लॉय हैं और अपने एम्प्लॉयर की कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो आपने डिस्क्लोज कर दी किसी को भी बिना क्लाइंट की परमिशन के या फिर बिना लॉ की रिक्वायरमेंट के। अब अच्छा, ये वाला क्लॉज खाली मेंबर इन सर्विस पे क्यों लग रहा है, मेंबर इन प्रैक्टिस पे क्यों नहीं, क्योंकि मेंबर इन सर्विस पे, मेंबर इन प्रैक्टिस के लिए सिमिलर नेचर का क्लॉज ऑलरेडी आ चुका, इसीलिए यहां पर ये क्लॉज मेंबर इन प्रैक्टिस पे ही, मेंबर इन सर्विस पे लगाया, वरना दोनों पे लगता। includes in any information statement written or form to be submitted to institute council or any of its committee, director discipline, board discipline, disciplinary committee, quality review board and appellate tribunal which knowing to be false। आपसे कोई इंफॉर्मेशन, ऊपर जो क्लॉज था ना पार्ट शेड्यूल 1 में, वो क्या था, इंफॉर्मेशन मांगी दी ही नहीं। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन मांगी दी लेकिन जानबूझकर गलत दे दी। अगर इंफॉर्मेशन मांगी और दी ही नहीं तो शेड्यूल 1 में जाएगा, किसमें जाएगा, शेड्यूल 1 के पार्ट 4 में। इंफॉर्मेशन मांगी लेकिन आपने, सॉरी, शेड्यूल 1 के पार्ट 3 में। यदि इंफॉर्मेशन मांगी और गलत दी तो शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में जाएगा। और लास्ट, डिफॉल्केट्स और एम्बिजल मनी रिसीव्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। यहां पे प्रोफेशनल कैपेसिटी मेंबर इन सर्विस एंड प्रैक्टिस दोनों के लिए, अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से या अपने क्लाइंट से कोई भी पैसा मिला जो कि आपको यूज करना था, उसको अगर आपने गबन कर दिया, चोरी कर दिया, तो भैया उस केस में भी आपके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का चार्ज लगाया जाएगा। और अगर हम पार्ट 3 पे चलते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली अदर मिसकंडक्ट्स के लिए है, यानी पार्ट 1 में दोबारा बता दूं, शेड्यूल 1 का जो पार्ट 1, 2 एंड 3 है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट है। और अगर हम शेड्यूल 2 में जाते हैं तो पार्ट 1 एंड 2 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और पार्ट 3 अदर मिसकंडक्ट है। अच्छा, अदर मिसकंडक्ट हमेशा दोनों के लिए होते हैं, राइट। क्या लिखा है, अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, मेंबर वर्ड बोला यानी दोनों के लिए है, a member of the institute, whether in practice or not, deemed to be guilty of misconduct if he held any civil or criminal court for an offense which is punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months।
यदि आपने ऊपर क्या था 6 महीने से कम की जेल की सजा हुई, यानी आपने कोई भी ऑफेंस करा और उसके लिए अगर आपको 6 महीने से कम की जेल की सजा हुई किसी और ऑफेंस में, तो उसकी वजह से आपको आईसीएमएआई की शेड्यूल 1 के पार्ट 4 के क्लॉज 1 में लाएंगे अदर मिसकंडक्ट। और अगर आपने कोई ऑफेंस करा जिसके लिए आपको 6 महीने से ज्यादा की जेल की सजा हुई, 6 महीने से ज्यादा की जेल की सजा हुई, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको जो शेड्यूल 2 है उसके पार्ट 3 में लेकर आएंगे अदर मिसकंडक्ट में। ठीक है, अच्छा कुछ सेक्शंस और हैं जिसके बारे में भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये सेक्शंस क्या हैं फटाफट से देखते हैं, नीचे ज्यादा नहीं है, कुछ 2-4 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन 24 है, पेनल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ मेंबर। मैंने साइड में शॉर्ट में लिखा है सीएमए नहीं हो फिर भी अपने आप को सीएमए बता रहे हो, या सीएमए डेजिग्नेशन यूज कर रहे हो, या फिर प्रैक्टिस में नहीं हो बट खुद को प्रैक्टिस में बताते हो, यानी अ पर्सन हु इज नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट represents he as a member of institute or use designation cost accountant, या फिर being a member of the institute but not having certificate of practice represent that he is a certificate he is a member in practice, यानी सीएमए नहीं हो फिर भी सीएमए बताते हो, या सीएमए डेजिग्नेशन यूज करते हो, प्रैक्टिस में नहीं हो फिर भी खुद को प्रैक्टिस में बताते हो, तो पनिशेबल। पहली बार अगर ये गलती करी तो आपके ऊपर 1000 तक का जुर्माना, दोबारा ये गलती अगर आपने करी तो 6 महीने तक की जेल या फिर फाइन जो कि 5000 रुपए तक जा सकता है, या दोनों लग सकते हैं। नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर यूजिंग नेम ऑफ काउंसिल अवॉर्डिंग डिग्रीज ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। यदि आपने काउंसिल यानी आईसीएमआई की किसी काउंसिल का नाम यूज करके आपने डिग्रियां बांटनी चालू कर दी सीएमए के जैसी या सीएमए की, देखो, नो पर्सन यूज अ नेम और कॉमन सील विच इज आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ कॉमन सील और इंस्टीट्यूट नियरली रिजेंबल। अगर आपने आईसीएमआई की सील को यूज करा या उससे मिलते जुलते नाम की सील को यूज करा जिसका उद्देश्य आईसीएमआई या लोगों को धोखा देना था, आईसीएमआई के मिलते जुलते नाम से आपने सील बना ली, उसी के नाम की सील बना ली, कॉमन सील है ना अपनी बनी हुई ना आईसीएमआई की सील, और उसको यूज कर रहे हो आप डिग्रियां बांटने में या किसी भी काम में, और उसका उद्देश्य किसी को धोखा देना है, तो या फिर अवॉर्ड एनी डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट और बेस्टो any designation which indicates or purports to indicate the position or attainment of any qualification or competence in cost accountancy similar to that of member of institute, या आप ऐसी कोई डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट बांट रहे हो जो कि लोगों को ये इंप्रेशन देता है कि भैया ये डिग्री डिप्लोमा जो है इसको लेने के बाद आपके अंदर वही क्वालिफिकेशन आ जाएगी, वही नॉलेज आ जाएगी जो कि मेंबर ऑफ आईसीएमआई के अंदर होती है। हम तो कितनी मेहनत करके बनते हैं, वो डिग्रियां बांट रहा हो कह रहा है ये सीएमए के बराबर ही है। या seeks to regulate in any manner the profession, या आप आईसीएमआई प्रोफेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो भैया ऐसे केस में अगर देखो यहां पर एक लाइन लिखी विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोसीडिंग्स, यदि आपके ऊपर किसी और लॉ में कोई सजा हो भी गई, धोखाधड़ी का चार्ज लग गया, 420 का आपके ऊपर प्रोविजन लग गया, तो भी इस यहां आईसीएमआई आपको सजा अलग से देगा, जिसमें पहली बार गलती करी तो 1000 का फाइन, दोबारा गलती करी वही 6 महीने तक की जेल या 5000 तक का फाइन, या दोनों। If central government is satisfied that any diploma or certificate or any designation granted काम का नहीं है, सेक्शन 26 cost and work accountants 1910 companies not to engage in cost accountancy, no company shall practice as cost accountant, कर भी नहीं सकती क्योंकि सीएमए मेंबर इन प्रैक्टिस कंपनी बनाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एंड पहली बार में अगर आपने गलती करी 1000 का फाइन, दोबारा गलती करी 5000 तक का फाइन, जेल की सजा नहीं है। अनक्वालिफाइड पर्सन्स नॉट टू साइन द डॉक्यूमेंट्स, no person other than member of institute shall sign any document on behalf of a cost accountant in practice or firm। यदि कोई भी व्यक्ति आईसीएमआई के मेंबर इन प्रैक्टिस के बिहाफ पर किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करे तब जब वो खुद एलिजिबल नहीं है। कैसे? याद कीजिए जो क्लॉज नंबर शेड्यूल 1 था उसका पार्ट पर, उधर हमने एक क्लॉज पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कहा था क्लॉज नंबर 1 में कि आपने अगर अपने नाम से किसी और को प्रैक्टिस करने की परमिशन दी तो गिल्टी, बट किसको दे सकते हो? कोई ऐसा व्यक्ति जो मेंबर इन प्रैक्टिस है एंड आपका एम्प्लॉय या पार्टनर है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि मेंबर इन प्रैक्टिस है एंड आपका एम्प्लॉय या पार्टनर है, उसको आप अलाउ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी और को अलाउ नहीं करोगे। ठीक है, ये बात आपको याद आ गई, समझ में आ गई एक बार। तो ये वही कह रहा है अगर आपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को डॉक्यूमेंट साइन करने की परमिशन दे दी जो कि केपेबल ही नहीं है, राइट, जो कि केपेबल कौन है? जो इंस्टीट्यूट का मेंबर है और प्रैक्टिस में, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर आपके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करेगा तो उसको सजा मिलेगी। क्या मिलेगी सजा? पहली बार गलती करी तो 5000 रुपए तक का फाइन जो कि 1 लाख तक का हो सकता है, दोबारा अगर आपने गलती करी
तो 1 साल तक की जेल या फिर आपके ऊपर 10,000 से लेके 2 लाख तक का फाइन या हो सकता है दोनों मिले। ऑफेंस बाय द कंपनीज, काम का सेक्शन तो नहीं है वैसे। इफ अ पर्सन कमिटिंग एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज अ कंपनी, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब आपने ऊपर ये मना ही कर दिया कि एक सीएमए कंपनी बना के प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और ऊपर जो ऑफेंसेस आपने पढ़े वो कंपनी के, कुछ ऑफेंसेस थे जो नॉन कंपनी भी कर सकती है, जैसे ये वाला है डिग्री बांटने वाला काम, राइट। ये 24 का नहीं लगेगा, 25 का ही आएगा खाली। अगर आपने डिग्रियां वगैरह बांटी, वो ऑफिस कंपनी ने करा, तो कंपनी के केस में सजा किसको देंगे? द कंपनी एज वेल एज एवरी पर्सन इन चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी फॉर कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट एंड लायबल टू प्रोसीड अगेंस्ट पनिश्ड, है ना। कंपनी को फाइन लगाएंगे, और कंपनी को चलाने वाले जो भी लोग हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे? गिल्टी ऑफ ऑफेंस मानेंगे। एंड इफ ही प्रूव्स दैट ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज, तो उसको सजा नहीं मिलेगी। क्या बोल रहे हैं? यदि ये प्रूव हो जाए, वो जो ऑफिसर इंचार्ज है वो ये प्रूव कर दे कि सर ये जो कंपनी ने ऑफेंस करा ये विदाउट माय नॉलेज करा, और मैंने इस ऑफेंस को रोकने के सारे प्रयास करे, तो फिर उसे सजा नहीं मिलेगी। Where an offense under this act committed by a company proves that offense has been committed with the consent and conveyance of or commission of offense is attributable to any neglect on the part of director, manager, secretary. Such director, manager, secretary shall be liable. अच्छा, अब यहाँ कंपनी को राहत क्या है? कंपनी अगर ये प्रूव कर दे कि भैया ये ऑफेंस जो करा है ना, ये तो कंपनी ने तो करा नहीं, तो डायरेक्टर वगैरह ने मिलजुल के मिली भगत से करा है, 2 डायरेक्टर ने फर्जीवाड़ा करने के लिए, तो जो सजा कंपनी को मिलती है वो नहीं मिलेगी, जो डायरेक्टर्स को मिलती वो भी नहीं मिलेगी, सिर्फ उन लोगों को मिलेगी, उन डायरेक्टर्स को मिलेगी जिन्होंने वो ऑफेंस करा, यानी सबको वो सजा नहीं दी जाएगी, राइट। तो ये कुछ ऑफेंसेस हैं, ये कुछ लायबिलिटीज हैं। किसकी लायबिलिटीज है बेटा? ये मेंबर इन प्रैक्टिस, या हम ऐसे बोले सीएमएस के ऊपर लायबिलिटी जो आती है वो लगी, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने अपने अब तक के लेक्चर में 3 टॉपिक्स आपको कंप्लीट करा है, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कंपनी रूल्स 2014 एंड कॉस्ट ऑडिटर। तो तीनों के ऊपर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन थोड़ी सी बात है, एक तो बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, कॉस्ट ऑडिटर के भी कराऊंगा। कंपनीज रूल 2014 में जैसा हमने पीछे जब अपना रिवीजन किया था, तब मैंने आपको कहा था कि अब जो कंटेंट है वो काफी हद तक हट गया है। जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो स्कैनर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको नहीं करने चाहिए। पर्सनली आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, कौन सा वाला? ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में आपको स्कैनर नहीं करना चाहिए। आई स्ट्रांगली रिकमेंड, स्कैनर करने की नीड नहीं है। इसका स्कैनर कीजिए आराम से, इसका भी स्कैनर कीजिए, अभी हम कर रहे हैं। लेकिन ये जो कंपनीज रूल है, क्यों नहीं करना है? 2 रीजन बताता हूं। सिलेबस में काफी हद तक चेंज है, खासतौर पे अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ चलें, जैसा कि मैंने रिवीजन के टाइम पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए थे। अब जब हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे तो उस समय मैंने आपको कहा था कि अब जो एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ 3 ही तरह के आते हैं। एक्चुअली 3 भी नहीं है, 2 ही हैं। एक था जिसमें कॉस्ट कैलकुलेट, आपको प्रॉफिट निकालना होता था, आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट, और एक होता था कॉस्टिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय रिकंसिलेशन करना। ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। रिकंसिलेशन के लिए तो बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए उन्होंने बोला भी नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट दे रखा होता है, हमें कॉस्टिंग प्रॉफिट पे जाना होता है। एक वैल्यू एडिट के क्वेश्चंस, तो इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस आते नहीं। हमने कितने सारे क्वेश्चंस लिए थे अगर आपको याद हो, वैल्यू एडिट कैसे निकालते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है, वो हम लोगों ने उस पर वर्कआउट किया था। अब चूंकि हमने वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखे, लेकिन जब आप स्कैनर में जाते हैं यू कैन सी वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस। लेकिन वो इंस्टीट्यूट का पुराना प्रैक्टिस था, when they were asking lot of practical questions in cost audit। अब नहीं पूछते, तो बहुत चिंता की बात नहीं है। और अगर मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की तरफ भी जाऊं तो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है काम के नहीं है, बट फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट करे हैं जो मैं आपको बोलता हूं कि आपको कर लेना चाहिए उन क्वेश्चंस को। बाकी पहला और तीसरा तो मैं आपको पूरा कराऊंगा स्कैनर के क्वेश्चंस। आ रही बात समझ में? कंपनी रूल्स में सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब सिलेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं बताते हैं, लेकिन पहले बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट की तरफ आपको लेके चलते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं? बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के एग्जाम में नहीं आए हुए हैं, तो बहुत ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द कंपनीज इन रिलेशन टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड रूल्स फ्रेम्ड। देखिए इन्होंने बहुत सारा प्रोविजन यहां पर डाला हुआ है, सिंपल सा आपको बस इतना सा इसके अंदर बताना था, यानी क्वेश्चन 4 नंबर का है। लेकिन अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो बहुत छोटा सा एक प्रोविजन आपको लिखना है कि कंपनी कॉस्ट ऑडिट में अगर कवर होती है या कॉस्ट रिकॉर्ड रूल्स ऑडिट रूल्स में कवर होती है, तो उस कंपनी को अपनी कॉस्ट ऑडिट करानी होती है, जिसके लिए उसको कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है। अपॉइंटमेंट कितने दिनों में करना है वो प्रोविजन लिखना है। अपॉइंटमेंट के बाद उसकी जानकारी कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर को जिसे आपने अपॉइंट करा है उसे देनी है, आरओसी को देनी है। इसके अलावा
जैसे ही कंपनी के पास में, यहां तक बात खत्म। अब इसके आगे का काम कॉस्ट ऑडिटर का होता है, यानी जैसे ही कंपनी की बात करें, कंपनी की ड्यूटी पूछी, ऑडिटर की नहीं, तो सेक्शन 148 में कंपनी का काम क्या है, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रूल्स में कवर होते हैं ऑडिट के लिए, लिमिट से क्रॉस करते हैं तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करें, और ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद में आरओसी को इन्फॉर्म करें, और यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें और ऑडिटर को इन्फॉर्म करें। बस इसके बाद में कंपनी का काम खत्म, अब ऑडिटर का काम चालू। ऑडिटर का काम खत्म होने के बाद फिर से कंपनी का काम चालू होगा, यानी ऑडिट रिपोर्ट जो आपके पास में आई, उस रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है, along with the reply on negative या फिर कोई एडवर्स और क्वालिफिकेटेड रिमार्क्स है तो उसके ऊपर। इतना सा काम कंपनी के ऑडिटर का होता है, विद फुल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन के साथ में। उसके बाद में कंपनी अपनी ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देती है, बात खत्म। अगर कंपनी इसका नॉन कंप्लायंस करती है तो 147 की पेनल्टी लगेगी। बहुत छोटा सा सवाल था। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है बहुत इजी सा होता है, हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा प्रोविजन था, कंपनी की क्या ड्यूटी है 148 में, तो कंपनीज एक्ट की सेक्शन 148 में से वो जो वाला पोर्शन है ऑडिटर वाला वो हटा दो, बाकी सब कंपनी की ड्यूटी है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था पूरा एक डिटेल में टॉपिक। सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोगों ने पढ़े थे, बेनिफिट्स भी हम लोगों ने पढ़ा था, टॉपिक खत्म। बस इतने से ही क्वेश्चन आए, यानी जो मॉड्यूल में मैंने आपको मार्किंग कराई, जितनी कराई, देखो आप याद करना मैंने आपको क्या कहा था बच्चे। अब आप सुनिएगा जरा ध्यान से, कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा जरा। मैंने आपको मॉड्यूल में कितनी चीजें कटवाई थी और उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, राइट। कितनी चीजें, क्योंकि नहीं आता, अपना समय खराब नहीं करना बैठकर। कितना सारा मैंने कंटेंट आपको कहा था, इसको काट दो, इसको काट दो, उस पे से कोई सवाल नहीं पूछता है। बेवजह टाइम खराब करते हैं बच्चे अपना। ये सारा देखो आप, ये सारा मैंने आपको काटने के लिए कहा था, कुछ भी नहीं पढ़ना। कितना लिमिटेड पढ़ने के लिए बोला था मैंने आपको, सब काटने के लिए बोल दिया था मैंने सारा। बस देखो, ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए बोला था, ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन आया हुआ है, एडवांटेज पर क्वेश्चन आया हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे मैंने बोला भी था कि बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना। फिर भी यहां पे देखो मैंने ये पढ़ा दी थी, आगे क्या लिखा था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, सवाल नहीं आया कोई भी। तो जितना बोला ना बेटा उसके बाहर नहीं आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं पर्सनली कह रहा हूं। अब आगे चलते देखो नेक्स्ट चैप्टर पे, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड रूल्स। बहुत बड़ा है, लेकिन जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बोलता हूं उतने उतने करके जाओ, बाकी नहीं करना। यहां लिख देता हूं, स्कैनर के क्वेश्चंस नहीं करने, स्कैनर के क्वेश्चंस नहीं करने, राइट, नहीं करने। कौन से क्वेश्चन करने बेटा, सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चंस, यानी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मार्किंग करके दे रहा हूं, सिर्फ आप उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कर लीजिए, उतना ही काफी है, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। अभी जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस है ये कौन कौन से हैं, इन सेलेक्टेड क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं कि सर कौन से सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो हम लोगों को करने चाहिए। सो आई विल टेल यू कौन से सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आ जाओ फटाफट से। अच्छा, इसके बाद एक चीज और बताऊंगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको लेके जाएंगे दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है, दिसंबर 2014 के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है दिसंबर 2014 के क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन है 4B, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, दिसंबर 2014 में कहां गया क्वेश्चन, एक मिनट, दिसंबर 2014 का 2B, सॉरी, है ना, ये वाला, ये क्वेश्चन पर है। क्या बोला हुआ है इसने, इसने बोला हुआ है कि भैया आप ये बताओ, फॉर व्हाट पर्पसेस द कॉस्ट ऑडिटर रेफर्स टू द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स व्हाइल कंडक्टिंग कॉस्ट ऑडिट। एक क्वेश्चन कराने के लिए आपको यहां लेकर नहीं आया हूं, कटवाने के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चों को, बाकी जो क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं उनको तो पढ़ने के बाद आपको अपने आप लग जाएगा उनकी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है बच्चे पढ़ते हैं तो दे माइट हैव सम काइंड ऑफ द डाउट इन देयर हेड कि यार ये तो रेलेवेंट क्वेश्चन है। पहले था, पहले एक टॉपिक हुआ करता था आपकी कॉस्ट ऑडिट के अंदर, जिसमें हम ये बताते थे कि कॉस्ट ऑडिटर कौन कौन से टॉपिक्स के लिए, कौन कौन सी चीजों के लिए कॉस्ट ऑडिट करते समय फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रेफर करेगा। अब ये नहीं रहा, तो इसका कोई यूज नहीं रहा। इसी तरीके से अगर आप एक नीचे क्वेश्चन देखेंगे, दिसंबर 2014 का ही है, हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स इन द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बेटा इसका आंसर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मिलेगा या नहीं। गलत जगह क्वेश्चन फिट कर दिया इन्होंने, क्वेश्चन गलत जगह यहां पर आ गया है, यहां इसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी, ठीक है ना। उसके बाद में चलेंगे, जून 2015 का हमारा एक क्वेश्चन है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्या क्या आते हैं। तो देखिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो कि कॉस्टिंग से रिलेटेड है। अब कॉस्टिंग से रिलेटेड कौन सी होती है, कॉस्टिंग से रिलेटेड होती है यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड अदर आइटम्स ऑफ द कॉस्ट। इनको रिकॉर्ड करने के लिए जो भी आपने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, दे ऑल कम इन द एम्बिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सो देयर कैन नॉट बी एनी एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ। अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं यहां पर एक वर्ड ऐड करता हूं, एंड
एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स, एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स, करेक्ट। इसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एज सच कोई और एग्जॉस्टिव लिस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की कहीं भी नहीं दे रखी है। एनी ट्रांजेक्शनल, स्टैटिस्टिकल, क्वांटिटेटिव और अदर डिटेल्स, राइट, विच आर रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट और एक्टिविटी दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड। सिंपल है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद सीधा मैं आपको लेकर जाऊंगा जून 2018 के क्वेश्चन पे। जून 2018 में चलेंगे हम लोग सीधा। कहां है जून 2018? देखो भाई, जून 2018 का क्वेश्चन है A2। जून 2018 में ए वाला क्वेश्चन नंबर A2, जून 2018। व्हाट इज एप्लीकेबिलिटी, व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट अंडर द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड रूल्स। अब ये मेरे को क्यों लेकर आना पड़ा क्वेश्चन? देखो, ये लेकर इसलिए आना पड़ा, मुझे मजबूरी में लाना पड़ा, जो मैं चाह नहीं रहा था, लेकिन मुझे लाना पड़ा। क्यों लेकर आना पड़ा, मैं जरा आपको यहां लेकर चलता हूं, ठीक है ना। क्योंकि ये उन बच्चों के लिए अब हम जा रहे हैं, बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे बहुत ज्यादा मतलब प्रिपेयर्ड है मेरिट में लाने के लिए, एंड दे डू नॉट वांट टू लीव इवन अ सिंगल पॉइंट। उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। मेरे जैसे या आप जैसे सामान्य व्यक्ति जो ना बेटा, उनके लिए नहीं, बट जो टॉप इंटेलिजेंट बच्चे जो रटने में या किसी भी तरीके से एक्सपर्टीज कैरी करते हैं, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। कहां पर लेके चल रहे हैं, देखो मैं आपको पहले बताता हूं कि कहां लेके चल रहे हैं, फिर आपको याद आएगा सर ये तो आपने हमें बोला था काट के जाना, अब क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो ये रहा, मैंने आपको कहा था काट के जाना, अभी भी यही बोल रहा हूं, क्योंकि ये लिस्ट आप याद नहीं कर सकते। आप देख रहे होंगे ये लिस्ट, आप कहेंगे सर ये तो छोटी कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन नीचे वाली लिस्ट पढ़ने के बाद में आप ऐसा नहीं कहेंगे। नीचे वाली लिस्ट पढ़ने के बाद में शायद आप मेरी बात से सहमत हो, इस लिस्ट को याद नहीं किया जा सकता, करेक्ट। लेकिन अब सवाल यह है कि सर एग्जाम में तो उन्होंने एक दो क्वेश्चन में पूछा है, बिल्कुल। जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी मार्किंग कराया वो इसी का था। उन्होंने पूछा कि भाई कौन सी एंटिटी, अब उन्होंने किसी एंटिटी का नाम इसके अंदर लिख दिया, तो अब हमें बताना है कि भैया वो आती नहीं आती। जैसे देखो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाला, इसके ऊपर एक बार सवाल पूछ लिए कि भैया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किस में आती, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी टेबल बी के अंदर आती है। टेबल बी लिस्ट है हमारी, जिसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, जिसके अंदर हम अनरेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की बात करते हैं। अब क्या करें, एक बार इसके ऊपर पूछा, मैं आपको ऐसे टिक कर दूंगा कि कौन कौन से सवाल आए हैं, लेकिन आप जितनी बार देखेंगे हर बार उन्होंने नया पूछा, तो रिपीट नहीं हो रहा है। यदि इतनी लंबी लिस्ट में से बार बार, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए पूछ लिया, हाँ आ गया, एक बार शुगर इंडस्ट्री के लिए पूछा हुआ है, पुराना है, उसके लिए पूछा, लेकिन रिपीट कोई सा नहीं हो रहा है। अब सवाल ये कि क्या सर हम ये याद कर सकते हैं क्या लिस्ट? मैंने आपको देखो पहले ही कहा था कि ये जो हम प्रिपरेशन करते हैं अपने क्रैश कोर्स में बोलने, या फिर हमारा जो मैराथन है, ये बहुत हद तक इस बात के लिए तैयार की जाती है कि कोई भी बच्चा, कोई भी से हमारा मतलब है कोई भी बच्चा एग्जाम में आसानी से पास हो जाए। वो बच्चा भी जिस बच्चे ने अभी तक कॉस्ट ऑडिट शायद एक ही बार कभी क्लास में पढ़ी होगी कहीं पे भी और रिवीजन नहीं कर पाया। ये हमारी जो मैराथन है, ये ऑर्डिनरी मैराथन नहीं है बेटा। ऑर्डिनरी मैराथन में क्या होता है, ऑर्डिनरी मैराथन होती है छोटी सी 15 घंटे की, सब टीचरों की लड़ाई होती है कि कौन सबसे छोटी मैराथन डालेगा। पर इस बात पे कोई नहीं लड़ता कि कौन सी मैराथन ऐसी हो जो बच्चे ने अगर सिर्फ एक ही बार प्रिपरेशन कराए तो भी पढ़ ले। हम देंगे आपको वो मैराथन कि अगर आपने एक बार ही पढ़ा हुआ है कहीं पे भी किसी भी टीचर की क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, इस मैराथन को कर लो, पास हो जाओगे, गारंटी ले रहे हैं हम, पास हो जाओगे आप, अगर आपने हमारी मैराथन को अच्छे से सुन लिया, देख लिया, तो ये गारंटी लेते हैं हम लोग। तो उन बच्चों के लिए ध्यान रखना पड़ता है ना, सुपर इंटेलिजेंट की कैटेगरी में वो बच्चे लिस्ट याद कर सकते हैं। तो अगर आप लिस्ट याद कर सकते हैं, आप पढ़ के जाएं। एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन आया है, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि लिस्ट याद नहीं हो सकती, बट फिर भी इट इज अप टू यू, राइट। इसी तरीके से एक और छोटी समस्या है। छोटी समस्या क्या है, हमने आगे एक फॉर्म नंबर CRA 1 मैंने आपको पढ़ाया था, यदि याद हो तो मैंने कहा था CRA 1 फॉर्म छोड़ के जाना है। बिल्कुल मैं अभी भी यही बोल रहा हूं, CRA 1 फॉर्म, क्योंकि अगर आप इसे देखकर पूरा समझने के बाद, इसको पढ़ लें और देखने के बाद में अगर आप मेरी बात से असहमत हो तो आप इसे पढ़ के जाएं। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, जो कि आप होंगे ही, तो आपको समझ में आएगा कि इसे याद नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे ही रैंडमली बात करता हूं, मटेरियल, हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव अप टू W, लगभग 22-23 पॉइंट्स हो गए। अब कैन यू कीप रिमेंबर दिस 22-23 पॉइंट्स जस्ट फॉर वन आइटम, लाइक यू हैव 31 आइटम्स टोटल, तो नहीं है ना पॉसिबल। अब आप कहेंगे सर एग्जाम में तो क्वेश्चन आया हुआ, यस आई डू अग्री विद यू, एग्जाम में क्वेश्चन आया, लेकिन इट्स नॉट अबाउट द क्वेश्चन इन एग्जाम, इट्स अबाउट योर कैपेबिलिटी। हम याद कर सकते क्या नहीं कर सकते, ये भी तो मुद्दा है ना। तो सर हम क्या करें, मैं कहता हूं छोड़ के जाओ। सर फिर भी अगर हमें बाय चांस कुछ पढ़ना हो तो देखो मैं आपको ऐसे 2-3 आइटम मार्किंग करा देता हूं जिसके ऊपर वो सवाल आपसे पूछ सकता है। बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ के नहीं जा पाएंगे, फिर भी 2 या 3 आइटम मैं आपको बता देता हूं जिसके ऊपर आपको
तैयार कर लेना चाहिए, शायद आपसे सवाल पूछ ले। कौन सा आइटम है, देखो मैं बताता हूँ। एक तो आपसे पूछेगा, ये भी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह पे मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि ये सब कॉस्ट अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स में कवर हो जाते हैं। रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसलिए यहां पर सवाल नहीं पूछते। क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस है ना, ये बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पोल्यूशन कंट्रोल भी वहां पर आ जाता है। सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस भी हैं वहां पे, यानी जिनके ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पास में है। पैकिंग मटेरियल वाला अलग से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, फाइनेंस कॉस्ट का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। हाँ, इस पर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 18, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। मैं आपसे फिर ये कहता हूं, मेरी बात सब बच्चे ध्यान सुनेगा, इसीलिए जिस समय मैं स्कैनर नहीं करा रहा होता ना, उस समय मैं बच्चों को वही बोलता हूं जो हर बच्चा सुने, हर बच्चे को समझ में आए। लेकिन जब आप ये वाली क्लास देखते हैं, यानी हमारी जो 3rd या 4th क्लास है शायद, ये जो भी है, उसमें जब आप आएंगे तब आपको ये पता चलेगा कि यार वाकई में ये ही दो चीजें हमें पढ़ लेनी चाहिए। अब कैपेसिटी डिटर्मिनेशन की तरफ अगर मैं चलता हूं तो इस टॉपिक को आप पढ़ के जाएं, इसके ऊपर आपसे 2 बार सवाल पूछा भी गया है। कैपेसिटी शैल बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। इसका भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वैसे, मैं आपको बता दूं, लेकिन उन्होंने CRA 1 फॉर्म में से पूछा। सो कैपेसिटी शैल बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस और इक्विवेलेंट मशीन आवर्स। Installed capacity is determined based on manufacturer's technical specification, capacities of individual or interrelated products, operational constants and number of shifts and so on। बहुत सारी चीजें मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें कैपेसिटी डिटर्मिनेशन का एक टॉपिक हमें पढ़ना है, वहां ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, तो उसके बाद में आपको फिर ये वाला पढ़ने में आसानी रहेगी। इसके अलावा और कौन सा आपको पढ़ के जाना चाहिए, इसके अलावा अगर मैं आपको नीचे लेकर जाऊं तो बाय प्रोडक्ट कैपिटिव कंजम्पशन वाला पढ़ के रख सकते हैं, छोटा सा टॉपिक कभी आपसे पूछ लेता है कैपिटिव कंजम्पशन के ऊपर। उसके बाद में नीचे जाते हैं सीधा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपने लॉ में भी इसको पढ़ा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में आपसे क्या सवाल पूछ सकता है, आपसे सवाल पूछ सकता है कि सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में नॉर्मल प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, राइट, नॉर्मल प्राइस, इसके ऊपर आपसे वैसे इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं वैसे बात करूं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपसे एक सवाल पूछता है, हाउ नॉर्मल प्राइस इज टू बी डिटरमाइंड और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल प्राइस इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस अंडर क्लॉज नंबर 24। तो रिलेटेड पार्टी का मीनिंग क्या है वो, और रिलेटेड पार्टी कैसे आती है। अगर मैं रिलेटेड पार्टी के मीनिंग की बात करूं, रिलेटेड पार्टी का मीनिंग तो ये कहां दे रखा है, इधर रखा है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 76 ऑफ कंपनीज एक्ट, राइट, उसमें। लेकिन रिलेटेड पार्टी की जो डेफिनेशन है बेटा, वो कई जगह है, सेक्शन 184 के अंदर भी है, सेक्शन 188 के अंदर भी है, रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन दिया हुआ है। इसके अलावा सेक्शन 276 में तो है ही। अब जब रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको ALP भी कहा जाता है, और कई जगह इसे नॉर्मल प्राइस के नाम से भी बुलाया जाता है। तो ये नॉर्मल प्राइस आखिर होती क्या है, देखिए, नॉर्मल प्राइस मींस price charged for comparable and similar products in the ordinary course of trade and commerce, where the price charged in the sole consideration of the sale and such sale is not made to a related party। मतलब अगर आपने किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ में सिमिलर नेचर का ट्रांजैक्शन करा, कौन सा सिमिलर नेचर, जो ट्रांजैक्शन आपने रिलेटेड पार्टी के साथ करा है, जो प्रोडक्ट आपने रिलेटेड पार्टी को बेचा है, वही प्रोडक्ट अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी अनरिलेटेड पार्टी को बेच रहे होते तो जो बदले में कंसिडरेशन मिला होता वही नॉर्मल प्राइस है। जो ट्रांजैक्शन या जो भी आपने कमोडिटी, जो भी प्रोडक्ट आपने रिलेटेड पार्टी को बेची है, वही कमोडिटी अगर आप किसी नॉन रिलेटेड पार्टी को बेच रहे होते, वही कमोडिटी अगर आप किसी और को बेच रहे होते इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ योर बिजनेस, तो जो कंसीडरेशन आपको मिलता वो कंसीडरेशन क्या कहलाता है, नॉर्मल प्राइस कहलाता है, या आप उसे अपनी अकाउंट्स की भाषा में आर्म्स लेंथ प्राइस भी कहते हैं। Normal price can be constituted to be a price at which two unrelated and non-desperate parties, unrelated and non-desperate parties जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, would agree to a transaction and where such transaction is not clouded due to the proximity of the parties। यानी दोनों पार्टीज में किसी तरह की कोई भी निकटता नहीं है, किसी भी तरह की कोई क्लोजनेस नहीं है, कोई प्रोक्सिमेसी नहीं है। अब बिना प्रोक्सिमेसी के अगर इफ टू पार्टीज आर एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन, देन उसमें जो कंसीडरेशन डिसाइड होता है, जो प्राइस डिसाइड होती है, दैट प्राइस इज नोन एज आर्म्स लेंथ प्राइस, राइट। द बेसिस अडॉप्टेड फॉर डिटरमाइनिंग द नॉर्मल प्राइस। अब कैसे डिसाइड करते हैं, देयर माइट बी नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट अप मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड और एनी अदर मेथड। In respect of the related party transactions or supplies made or services rendered by a company to a company term, related party transaction vis-a-vis recorded shall be maintained showing contracts। कुछ ज्यादा काम का नहीं है,
लेकिन ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से हो सकते हैं? परचेज एंड सेल ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सिंपल बोले तो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट फैसिलिटीज, सप्लाई ऑफ यूटिलिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन, technical, managerial, purchase and sale of capital goods, and other payment credit methods. Well, they will most probably they'll ask question on this only, right? So as far as like out of CRA 1 form टॉपिक्स कंसर्न, मेरे हिसाब से बस यही 2-3 टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ के जाना चाहिए। बाकी टॉपिक्स आप आराम से छोड़ के जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको अपडेट करा किस चीज के बारे में कि आपको CRA 1 फॉर्म में से अगर कुछ पढ़ना हो तो आप ये 2 या 3 टॉपिक पढ़ जाएं, प्लस टेबल ए एंड टेबल बी जो कि रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स की टेबल है, उसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं अपने जून 2019 के बाद के क्वेश्चन के लिए भी, ये हमने पढ़ा जून 2019 का क्वेश्चन, राइट। एक मिनट आगे आ गए क्या? जून 2018 का क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया क्या? D1 ये हो गया जून 2018। एक मिनट बेटा, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, शायद हम लोग बीच में क्वेश्चन मिस कर गए क्या? जून 2018 ये वाला क्वेश्चन हमारा रह गया एक। ये हम लोगों ने ले लिया, नहीं ये नहीं, जून 2018 सॉरी। ये क्या है? व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम a captive generating plant and its applicability audit to such captive generating plants। ये आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? अगर कोई भी कैपेटिव जनरेटिंग प्लांट है, कैपेटिव जनरेटिंग प्लांट्स वो होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है खुद के कंजम्पशन के लिए, तो उस केस में एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट क्या है वो आपको बताना है। तो देखें, एज पर द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड रूल्स 2014 डीलिंग विद जनरेशन एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको याद हो तो अभी मैंने टेबल ए में आपको मार्किंग कराई थी कि जो क्या नाम है, जब प्लांट ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग एंड ट्रांसमिटिंग कंपनीज है वो टेबल ए में आती हैं। ऑल कंपनीज हैविंग कैपेटिव जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी whether covered under the audit or not shall be required to maintain cost records, राइट। जितनी भी कैपेटिव जनरेटिंग कंपनीज हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, सप्लाई करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उनको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने कंपलसरी हैं, चाहे वो कॉस्ट ऑडिट में आती हो या नहीं। इट मे बी नोटेड दैट इन केस ऑफ अ कंपनी हुज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर कवर्ड अंडर द रूल्स and it consumes electricity from the captive generating plant, determination of cost of generation, transmission, distribution and supply of electricity would be mandatory since the cost of consumption of electricity has to be at the cost। क्या बोल रहे हैं? अगर कोई भी ऐसी कंपनी है, राइट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को कंज्यूम करती है या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, फ्रॉम देयर कैपिटिव जनरेटिंग यूनिट्स, उनके लिए कॉस्ट ऑफ जनरेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना जरूरी है। अब इसका रीजन समझो आप क्यों ऐसा बोल रहे हो आप कि कोई भी कंपनी अगर कैप्टिव कंजम्पशन के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती है, ट्रांसमिट करती है, तो रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि वरना अगर आप वो कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकालोगे तो आप उस इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को टोटल कॉस्ट में कैसे इंक्लूड करोगे? यदि आपने कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कॉस्ट को नहीं निकाला तो जो आप टोटल कॉस्ट निकालोगे प्रोडक्ट की, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को कैसे निकालोगे? सो फॉर दैट पर्पस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर कोई कंपनी कैप्टिव कंजम्पशन की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ट्रांसमिट करती है, तो उसको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे फॉर कैप्टिव जनरेशन। हेंस मेंटेनेंस ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वुड बी एप्लीकेबल। द कॉस्ट ऑडिट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर कैप्टिव यूनिट्स, वो तो वैसे भी नहीं लगता, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम जाएंगे दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है? 8C। आ जाइए, ये रहा दिसंबर 2018 का क्वेश्चन सी। हाउ द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ ए यूनिट हाईलाइटेड इन द रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट एज पर द कंपनीज रिकॉर्ड। इतना गंदा क्वेश्चन, शायद इसका जब आंसर बच्चों ने देखा होगा तो अपना सर फोड़ा होगा कि यार ये तो हमें आता था, ये तो हम लोगों को बहुत आता नहीं था, बहुत अच्छे से आता था। लेकिन क्वेश्चन को बनाने का तरीका इस तरीके से बनाया गया कि ज्यादातर बच्चे इसका आंसर नहीं लिख पाए।
अब कौन सा, आपको याद है हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आता है, यानी कॉस्ट ऑडिटर का जब अपॉइंटमेंट होता है तो उसके बाद में वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट CRA 3 फॉर्म में बनाकर कंपनी को फॉरवर्ड करता है। तो CRA 3 फॉर्म जब हम पढ़ रहे थे तो अगर आपको याद हो तो बहुत सारे हमने बताए थे उसके अंदर किन किन बातों पे ऑडिटर को रिपोर्टिंग करनी होती है, विच इज मोर और लेस सिमिलर टू सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, 143 सबसेक्शन 3 के अंदर जो पॉइंट्स थे उन्हीं को बताना था। यानी कंपनी की कॉस्ट ऑडिटर को रिपोर्ट में देखो, कॉस्ट ऑडिटर इन रिपोर्ट इन CRA 3 सेम था। अब सवाल पढ़ के एक सिंपल क्वेश्चन बना देते कि कॉस्ट ऑडिटर को अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्मेट में देनी होती है और उसके कंटेंट क्या है, तो शायद कितना आसान होता, CRA 3 फॉर्म में देनी है और CRA 3 फॉर्म में ये सब आता है। लेकिन उन्होंने इस क्वेश्चन को इतने गंदे तरीके से बनाया, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब ज्यादातर बच्चों को तो सवाल ही समझ में नहीं आया कि यार ऑपरेशनल एफिशिएंसी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में जाती है क्या, कुछ नहीं करना था। CRA 3 फॉर्म जो हमने पढ़ा था वो सारे पॉइंट्स आपको यहां पर लिखने थे, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को यहां पर हाईलाइट करा। इसके बाद में आपको लेके जाएंगे जून 2019 के क्वेश्चन में, जो कि अभी अभी मैंने आपको करवाया, जून 2019 का क्वेश्चन। उसके बाद दिसंबर 21 के क्वेश्चन पे जाना है, राइट। दिसंबर 21 में क्वेश्चन है दिसंबर 4, मेंशन एटलीस्ट 2 आइटम्स विच आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स बट नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। ऐसे कोई 2 आइटम का नाम बताएं जिनको कॉस्ट अकाउंट्स में इंक्लूड करते हैं पर फाइनेंशियल इनकम्स में, इसको बोलते हैं नोशनल कॉस्ट। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, एक ही आइटम है जिसको 2 बना दिया, नोशनल कॉस्ट होता है बेसिकली, चाहे वो नोशनल इंटरेस्ट हो, चाहे वो नोशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या नोशनल रेंट हो, कोई सा भी हो सकता है, आइटम एक ही है बेसिकली, नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जिसको फाइनेंशियल अकाउंट्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमेशा कहते हैं कि नोशनल कॉस्ट शैल नॉट बी रिकॉर्डेड। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स में जाते हैं तो इकोनॉमिक्स ये कहता है कि नोशनल कॉस्ट को इंक्लूड करना चाहिए। अगर आपको याद हो तो बचपन में कभी आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अभी जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब नोशनल कॉस्ट ही होता है, ठीक है ना। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड करना चाहिए। सेम फंडा कॉस्टिंग भी अडॉप्ट करता है, वो कहता है कि यार कॉस्ट कॉस्ट होती है, मेरी जेब से लगा तो क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए जिस जगह मैं अभी बैठा हूं और जहां बैठकर हम अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो स्टूडियो जो हमारा है, अब इस स्टूडियो को बनाने में इतने सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, इतनी सारी लाइटें लगी हुई है, इतने सारे कैमरा लगा हुआ है, या जो भी इसमें सारा सेटअप है, इसकी हमारी कॉस्ट लगी। लेकिन इसकी तो हमने कॉस्टिंग को जोड़ लिया डेप्रिसिएशन के फॉर्म में, ये सब हमारे फिक्स्ड एसेट्स है, इनका डेप्रिसिएशन निकालकर हमने टोटल कॉस्ट में लिया। लेकिन जो प्रीमाइसेस है जिसमें हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो मान लीजिए हमारा ओन है और हमें किसी को रेंट नहीं देना पड़ता, तो आप उसकी कॉस्ट को मत लो क्योंकि आप किसी कॉस्ट को खर्च नहीं कर रहे। लेकिन एक हमारी कॉस्ट है जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अगर आज मैं ये सब नहीं कर रहा होता तो मैं किराए पे देता, किराए पे देता तो हम लोग कुछ कमा रहे होते, तो वो जो कमा रहे होते वो नहीं कमा पा रहे, वो जो नहीं कमा पा रहे हैं वही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसको जिसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है और जिसे शायद अकाउंट्स में नोशनल कॉस्ट कहा जाता है। तो कॉस्टिंग कहता है टू रीच एट द ट्रू कॉस्ट एट द राइट कॉस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी इंक्लूड नोशनल कॉस्ट, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम चलते हैं दिसंबर 23 का क्वेश्चन है हमारे पास, एक छोटा सा दिसंबर 23 का 6A का क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इन CRA 3 फॉर्म as submitted by the cost auditor contains more of management audit basics than mere data of production and services। पहली बात तो ये कि CRA 3 फॉर्म के अंदर डेटा जो है वो ज्यादा आता ही नहीं है। CRA 3 फॉर्म की अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं, XBRL फॉर्मेट में जो सबमिट होती है वो कंपनी करती है, XBRL फॉर्मेट में कंपनी सबमिट करती है, ना कि ऑडिटर सबमिट करता है। ऑडिटर को जो रिपोर्ट देनी है वो फॉर्म नंबर 3 में देनी होती है CRA 3 फॉर्म के अंदर, सो विच इज सबमिटेड बाय द कॉस्ट ऑडिटर। Now this as such do not contain a lot of data. It is containing basically lot of other content which is a kind of opinions on different items, right? See, the cost auditor has to report in CRA 3 form whether the cost accounting system followed in manufacturing unit is adequate। क्या बता रहा है, मैंने कहा था ना ओपिनियन है कि क्या कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो आपने फॉलो करा वो एडिक्वेट है या नहीं। He has to report on financial performance of the company। अब डेटा इसमें कहीं नहीं आ रहा है, एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट अंडर कॉस्ट ऑडिट। ही हैज टू इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन रिलेशन टू द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। यानी अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो वो कंपनी में अलग अलग चीजों पर, कंपनी के प्रोडक्शन सिस्टम पे, कंपनी के कॉस्ट सिस्टम पे, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर अपनी ओपिनियन देता है, which is more or less giving a direction to the management in form of recommendation, sorry directions है but in form of recommendations। तो भैया आप अपने मैनेजमेंट को सुधारो कैसे, दैट इज व्हाई इट इज लाइक मैनेजमेंट काइंड ऑफ द ऑडिट। इट सीम्स लाइक मैनेजमेंट ऑडिट, इट सीम्स लाइक मैनेजमेंट ऑडिट, क्योंकि हमको ओपिनियन देना है, डेटा तो हम दे ही कहा रहे हैं। अब जो ओपिनियन दे रहे हैं वो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को इंप्रूवाइज करने के लिए है, तो ऐसे केस में वो लाइक लगती है जैसे कि मैनेजमेंट ऑडिट है।
Now, management by exception, he has also to state reasons for the shortfall in production, bringing out clearly the extent to which they are controllable both in short term and as well long term. He has to give observations as regards variations, अगर कोई भी है रॉ मटेरियल के कंजम्पशन में, पावर एंड फ्यूल में. He has to give details of the wages and salaries and he has to indicate the amount of overheads along with. Basically एक ही आइटम था जिसको तीन में डिवाइड करके बताया, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. उनमें अगर कोई वेरिएशंस आ रहे हैं उनके ऊपर बताना होता है. Along with that, auditor also gives some remedial actions or some kind of the suggestions. The cost auditor may offer suggestions as regard to the following matters for improvement, जैसे rectification of general imbalance, fuller utilization of installed capacity, concentration on areas offering scope for cost reduction, suggesting improved inventory policies. ये सब बातों पर ऑडिटर जो है अपने रिकमेंडेशंस देता है. तो चूंकि इतने सारे एरियाज हैं जिन पर ऑडिटर अपना रिकमेंडेशंस देता है अलग अलग तरीके से, इसीलिए ये जो रिपोर्ट है वो एक तरीके की मैनेजमेंट रिपोर्ट लगती है बजाय कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के. हाँ, इसीलिए क्योंकि वो कॉस्ट ऑडिट डेटा के बारे में या कॉस्ट रिकॉर्ड्स के डेटा के बारे में बहुत सारी बातें नहीं करता. राइट, दैट्स इट. अब ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है बेटा, इसमें आपको सिर्फ स्कैनर इतना ही करना है. बट अच्छा, ये नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, मत करना, बिल्कुल मत करना. जो मैंने क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल के करवाए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मैंने मॉड्यूल के लगभग सब तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा दिए हैं आपको, उनको करके चले जाना बेटा. उसके बाहर नहीं आएगा, मैंने गारंटी दे दी ना आपको. नहीं आएगा तो नहीं आएगा, सो नॉट बॉदर अबाउट इट. सर आ गया तो नहीं आएगा, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. जो हमने लास्ट चैप्टर कंप्लीट करा वो था कॉस्ट ऑडिटर के बारे में. उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर सवाल कौन कौन से पूछे गए हैं. अच्छा, आप याद करो मैंने कितना सारा कंटेंट कटवाया था ना. कौन सा सबसे बड़ा कंटेंट कटवाया था मैंने, आपको याद है क्या? लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, जो मैंने कहा था इंटर में पढ़कर आए हैं हम लोग ऑलरेडी. तो देखना उस पर कोई सवाल आया क्या. दिखाऊं क्या कौन सा काटा हमने. देखो मैंने आपको क्या, ये तो इधर आ गए हम लोग. मैंने कहा था बेटा मत पढ़ के जाना, कुछ भी काम का नहीं है एग्जाम में, क्योंकि ऑलरेडी इंटर में आ गया. देखो ये वाला देखना, इसके ऊपर कोई सवाल है. अच्छा, सवाल किस पर पूछेगा मालूम है, मैं आपको बताता हूं. एक तो जो हमने शेड्यूल्स पढ़े थे ना, अगर कॉस्ट ऑडिटर वाले चैप्टर की बात करूं, अब तक अगर 10 बार क्वेश्चन आया तो 90% टाइम क्वेश्चन मिलेगा शेड्यूल पे. शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, उनके क्लॉजेस पे. ये जो सारा आप पढ़ रहे हो ना, इनमें कुछ नहीं आएगा. ज्यादा से ज्यादा बताए वो क्या पूछ लेगा. ये एक नया टॉपिक जोड़ा था, कंपनी में सीएमए का रोल एज ए कॉस्ट, एज ए केएमपी उसका क्या रोल है, एज ए इंडिपेंडेंट क्या रोल है ऑडिटर. बस इसके ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला. इन पर ऊपर कुछ भी सवाल नहीं पूछता. क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, बहुत रेयर चांस है. सवाल किस पे पूछेगा, मोटा मोटी बताता हूं. रेजिग्नेशन पे पूछ लेगा, रिमूवल पे पूछ लेगा, रेम्यूनरेशन पे पूछ लेगा, ठीक है ना, छोटे छोटे सवाल. और पूछ लेगा ऑडिटर सीएमए की पोजीशन एज एन डायरेक्टर, क्या पोजीशन हो सकती है, क्या केएमपी बन सकता है क्या, छोटा मोटा. मेन सवाल जो पूछेगा उसको पूछेगा नहीं. अगर अब तक 10 बार क्वेश्चन आया तो 8 बार या 9 बार उसने सवाल पूछा है किसके ऊपर, शेड्यूल पे. एक बार या 2 बार जो सवाल पूछा उसके लिए टॉपिक बता रहा हूं, ये पढ़ जाना. बाकी जितने भी ये जो मैंने सब कटवा रखे ना, सब छोड़ देना. अपना टाइम खराब मत करना, टाइम को यूटिलाइज करना. सब कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी, ठीक है. आपको मेरी बात पे भरोसा हो, इसके लिए मैं आपको स्कैनर दिखाता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा. देखो सबसे पहला क्या है, हाउ द कॉस्ट ऑडिटर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट फ्रॉड्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट. कौन सा सेक्शन पता है बेटा, 143(12). क्या बड़ा सा चार्ट बनाया था मैंने, आपको याद करो, बड़ा सा चार्ट बताया था कि अगर इन्होंने तो बहुत छोटा सा आंसर लिखा है, आपको पूरा बताना है. कॉस्ट ऑडिटर अंडर ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट फ्रॉड आइडेंटिफाइड, इतना सा आंसर लिखा. अरे ऐसे करते लोग, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको 4 नंबर के क्वेश्चन के आंसर में लिखते हैं 2 पेज, 1 पेज, और 8 नंबर के क्वेश्चन के आंसर में लिखते हैं इतना सा. अब ये क्वेश्चन 2016 में आया, तब तक सरकार ने 143(12) के लिए सारे रूल्स नहीं निकाले हुए थे, ठीक है ना. तो ऑडिटर को आपको 143(12) के बारे में पूरा बताकर आना है. सी the company's audit and auditors rules issued by Ministry of Corporate Affairs, right? Amended rules has introduced the threshold for the purpose of reporting on the frauds on a differential reporting responsibilities. As per amended rules, if an auditor of a company in course of performance duties reason to believe that offense of fraud which involves or expected to involve rupees 1 crore or above has been committed, देखो 143(12) में था ना, 1 करोड़ से ज्यादा कहो, पहली गलती इस आंसर की. एक तो 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना सा आंसर ये जस्टिफाइड नहीं होता, 143(12) पूरा लिखना पड़ेगा. दूसरी बात, उन्होंने क्वेश्चन में नहीं बोला कि व्हाट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट. ये लिखा होता ना तो भी हम आपकी बात मान लेते कि हमें सिर्फ इतना ही बताना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे रिपोर्टिंग करें या कब रिपोर्टिंग करें, तो भी हम आपकी बात मान लेते. आपने सिर्फ ये बोला रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड को लेकर
ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड को लेकर ऑडिटर की, ये बोला आपने, उसके हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड के लिए ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड के लिए पूरा बताना जरूरी है। तो आप ढंग से लिखकर आना, a member of the institute whether in practice or not is liable for disciplinary action if she is found guilty of professional and other misconduct. Explain the other misconduct. हमने आपको समझाया था other misconduct का मतलब, आपको यहाँ मीनिंग लिख कर नहीं आना है, ठीक है ना, घबराओ मत, मैं तो आपको समझा रहा हूं, आपको तो मीनिंग भी लिख कर नहीं आना है, आपको सीधा क्या लिख कर आना है, अदर मिसकंडक्ट का मतलब शेड्यूल 1 के पार्ट 4 के प्रोविजन और शेड्यूल 2 के पार्ट 3 के प्रोविजन। शेड्यूल मैं बताता हूं क्या है, पार्ट 4 में अगर जाते हैं तो उसमें लिखा था यदि किसी भी मेंबर चाहे सर्विस में या प्रैक्टिस में हो, उसने अगर कोई भी क्राइम करा जिसके लिए उसे 6 महीने से कम की जेल की सजा हुई है, तो वहां जो सजा मिली वो तो है, प्लस आईसीएमएआई आपको अदर मिसकंडक्ट में लेकर आएगा शेड्यूल 1 पार्ट 4। इसी पार्ट 4 में जो दूसरा क्लॉज था वो किस चीज का था, वो था अगर आपने कोई भी ऐसा काम करा विच ब्रिंग्स आईसीएमएआई दैट इज इंस्टीट्यूट और प्रोफेशन इनटू डिसरेप्यूट, आपकी वजह से अगर इंस्टीट्यूट या अपना प्रोफेशन डिसरेप्यूट हुआ तो भी आप लायबल रहेंगे। पार्ट 2 में अगर जाते हैं, शेड्यूल 2 के पार्ट 3 में जाते हैं, तो यहां तक अगर आपने कोई भी क्राइम करा क्रिमिनल नेचर का जिसके लिए आपको 6 महीने से ज्यादा की जेल हुई, तो जो जेल हुई वो तो है ही, पार्ट 3 में भी आप कवर होंगे। ये दो चीजें हमने पढ़ी थी अगर आपको याद हो। इन्होंने तो फिर गलती कर दी, सिर्फ पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल के बारे में बताया, पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल 2 के बारे में नहीं बताया, लेकिन आप लिख कर आएंगे। In the course of performance of duty, some fraud against audited company gets disclosed, section 143(12) के बारे में आपको बताकर आना है, पूरा का पूरा प्रोविजन लिखकर आना है, ये रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो कितने क्वेश्चन आए हैं। A cost auditor to report fraud of the company as required, 143(12) ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, दोबारा से नहीं पढ़ना है। While accepting the offer of appointment as a cost auditor of the company, what certificate should be obtained? आपको याद हो तो हमने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि ऑडिटर जब ऑडिट एक्सेप्ट करता है तो जब कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करती है तो एक सर्टिफिकेट लेती है जिसमें उसको कुछ बातें बतानी पड़ती हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट्स आर बाउंड बाय द सर्टेन प्रोफेशनल एथिक्स एंड रिक्वेस्टेड टू ऑब्जर्व सम फंडामेंटल प्रिंसिपल। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल थे, अगर याद हो तो हमने पढ़ा था, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इन पांचों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, अगर याद हो। और लास्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या आया है, 2024 में आया है, कैन अ कॉस्ट अकाउंटेंट बी अपॉइंटेड एज अ केएमपी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पहले ही कहा था ना, जो टिक लगा रहा हूं उसके बाहर नहीं आता उसके बाहर, जो कटवा दिया उसमें आज तक के किसी भी मैराथन में मैंने क्लास में जो कटवाया उसमें से क्वेश्चन नहीं आता बेटा, तो श्योर सक्सेस बैच ऐसे नहीं बोलते। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिस्टर पी स्वामी, द कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द पीक्यूआर लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016-17 was offered an assignment of investment consultant of RST subsidiary limited, whether acceptance of assignment of amounts to violation of the law। अगर आपको याद हो तो सेक्शन 144 हमने पढ़ा था कि अगर आप किसी कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर है तो कुछ सर्विसेज हैं जो आप कंपनी को नहीं दे सकते, राइट। सेक्शन 141 में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी अगर हम किसी कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर हैं तो जिस समय हम कॉस्ट ऑडिटर है उसी समय हम कंपनी को, उसकी सब्सिडरी कंपनी को या उसके एसोसिएट कंपनी को कुछ सर्विसेज हैं जो नहीं दे सकते। अब वो सर्विसेज कौन कौन सी हैं, वो सर्विसेज हम आपको बताते हैं। उन सर्विसेज में अगर हम चलें तो देखें, एक तो सर्विस है कौन सी वाली, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट की, ठीक है। इसने कौन सी सर्विस दी है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, ये आपको नहीं देनी होती। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन काफी बड़ा कर दिया, व्हाट आर द पैनल प्रोविजंस इफ एनी, अगर आपने ऐसा करा तो क्या होगा। देखिए, पहली चीज तो यहां तक पोर्शन हम बात करते हैं, ये देखो, द कॉस्ट ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड असाइनमेंट एज लॉन्ग एज ही रिमेन इन अपॉइंटेड कंपनी। इन्होंने सेक्शन 141 का रेफरेंस दिया, लेकिन इस सेक्शन में 141 की जगह 144 का रेफरेंस आना है। ये बात 144 में लिखी, हाँ वो एक अलग बात है कि जब इन्होंने 141 पढ़ाया उसी में एक लास्ट पॉइंट डाल दिया दैट एन ऑडिटर कैन नॉट एक्सेप्ट फॉलोइंग सर्विसेज, वो लेकिन प्रोविजन 144 का है। अगर आप मॉड्यूल पढ़ते हैं तो उसमें जब क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर है तो उसमें उन्होंने लास्ट पॉइंट पे लिख दिया कि भैया ये सर्विसेज मत देना, करेक्ट। तो लेकिन वो आती कहां से, 144 से ही आती है। तो पहले सवाल का जवाब तो ये हो गया। अब दूसरा, पैनल प्रोविजन क्या है। देखिए, अगर आपने ऐसा करा, राइट, तो उस केस में आपके ऊपर चार्ज लगेगा, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट इफ ही बीन गिल्टी ऑफ एनी सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months, तो जाएंगे आप शेड्यूल 1 के पार्ट 4 में। और अगर आपने इंस्टीट्यूट को डिसरेप्यूट करा, लेकिन ये, अच्छा, अगर आपने यहां पर, आपको जरूरी है कि आपके ऊपर कोई जेल की सजा हो या फिर आपने डिसरेप्यूट कराओ। अभी जो ऑफेंस हमारा है उसके हिसाब से तो
इन दोनों ही केस में अगर आपने एक्सेप्ट कर भी लिया तो आपको हटा देंगे। यानी अगर आपको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं देनी, और मान लीजिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दे दी तो जेल की सजा नहीं है और उससे कोई डिसरेप्यूट भी नहीं हो रहा, उसमें आपको बस हम ऑडिटर से हटा देंगे, तो इसमें आपको सजा के तौर पे इतना ही मिलेगा। हाँ, अगर आप कंपनीज एक्ट की सेक्शन का वायलेशन करते हैं, सेक्शन 139 से लेके 146 तक की जो सेक्शन है प्लस 148, तो बेटा आपके ऊपर 147 की पेनल्टीज लगती हैं ऑडिटर के ऊपर, ठीक है ना, नॉट लेस देन 25,000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज और 4 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर विच एवर इज लेस। यानी अगर आपने ऑडिटर ने वॉल्यूशन करा, वॉल्यूशन तो आपने कर लिया, राइट, तो इसमें सीएमए एक्ट का कोई रोल नहीं है, इसमें ऑडिटर को कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं देनी, और अगर दे दी तो 147 की पेनल्टी लगेगी, जो ये कहते हैं कि आपके ऊपर 25,000 का मिनिमम फाइन और मैक्सिमम फाइन कितना होगा 25 लाख या आपके रेम्यूनरेशन का 4 गुना। ये तब है जब ऑडिटर ने ऑफेंस अनविलिंगली करा है। अगर विलिंगली करा, नोइंगली या विलफुली करा, है ना, जिसका उद्देश्य शेयर होल्डर्स को धोखा देना था, तो उस केस में बेटा आपको एक तो 1 साल तक की जेल प्लस फाइन लगेगा। फाइन कितना है, कम से कम 50,000 रुपीज, जो कि मैक्सिमम कितना होगा 25 लाख या आपके रेम्यूनरेशन का 8 गुना, यह आपके ऊपर फाइन लगेगा, राइट, जो आपको ध्यान में रखना है। सेक्शन 147 की पेनल्टीज हैं, मैं आपको अलग से भी बता दूंगा 147 की पेनल्टीज। मिस्टर एक्स द कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी कंट्रीब्यूट्स articles in various papers in journals discussing matters of the professional interest. In the course of such discussion he mentions various data include some, बिल्कुल गलत। अगर आपको याद हो तो सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 का क्लॉज 1, आप अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते कहीं पे भी किसी को भी, अनलेस या तो क्लाइंट को ही डिस्क्लोज कर रहे हो या क्लाइंट की परमिशन हो या तो लॉ ने मांगा हो। किसी भी कॉन्फ्रेंस में अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को बताना ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो है नहीं, ये लीगल तो नहीं है। अब अगर आपको करना था तो आपको किसकी अप्रूवल लेनी चाहिए थी, अपने क्लाइंट का अप्रूवल आपको लाना चाहिए था। मिस्टर अरुण अ सीएमए इज वर्किंग एज मैनेजर कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड एक्सेप्ट 10% प्रॉफिट फ्रॉम हिज फ्रेंड। मिस्टर अरुण इज अ लॉयर एंड लीगल कंसल्टेंट। गलत गलत गलत। आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर हम सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 के क्लॉज 2 की बात करें तो नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर हम गलती कर रहे हैं। यहां पर हम बात करेंगे फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 की। फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 2 क्या कहता है, अगर हम इसमें जाते हैं, फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 2 है कि अगर आप मेंबर इन सर्विस हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर के लॉयर, अपने एम्प्लॉयर के कॉस्ट अकाउंटेंट, अपने एम्प्लॉयर के एजेंट या क्लाइंट से कोई कमीशन नहीं ले सकते, कोई ब्रोकरेज नहीं ले सकते किसी भी फॉर्म में। अब यहां पर आपने लिया अपने दोस्त से, लेकिन वो दोस्त उसी कंपनी में लॉयर है जिसमें आप कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो फिर आप नहीं ले सकते, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। मिस्टर एक्स अ सीएम इन प्रैक्टिस सर्टिफाइड a cost and pricing statement of manufacturing of pipes for the supply relating to contract, the statement prepared by Mr. T who is not a CMA और एम्प्लॉय। बहुत ही बड़ी गलती कर दी। क्लॉज ये हम जाते हैं कहां पर, हम जाएंगे सेकंड शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में अगर जाते हैं तो क्लॉज नंबर 2 एक आता है जो ये कहता है कि अगर आपने किसी भी ऐसे स्टेटमेंट पर साइन कर दिया, प्राइसिंग स्टेटमेंट या कॉस्टिंग स्टेटमेंट पर, जिसका जो एग्जामिनेशन है वो आपने नहीं करा या आपके एम्प्लॉय ने नहीं करा या आपके पार्टनर ने नहीं करा, ठीक है ना, तो फिर आप गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है। ठीक है, तो यहां पर देखिए दिस अमाउंट्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, बिल्कुल होगा, आपने गलती कर दी। इन्होंने कुछ और भी पूछा है क्या, बस इतना ही पूछा है इन्होंने। आगे चलते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मिस्टर अरुमाया अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट एंगेज 2 ट्रेनीज अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर दिस गाइडेंस फॉर द ऑडिट जॉब। Since our job was voluminous, they agreed to pay them in addition to stipend and amount 10% of audit fees नहीं दे सकते। अगर आप जाते हैं फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के अंदर तो देखिए आप अपनी प्रोफेशनल फीस का या प्रोफेशनल रिसीप्ट्स का या प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा किसी और को नहीं दे सकते। किसको दोगे, या तो पार्टनर, या तो रिटायर्ड पार्टनर, या डिजीज एलआर और डिजीज पार्टनर, या फिर आईसीएमए के किसी मेंबर को। आर्टिकल आईसीएमए का मेंबर नहीं होता, क्योंकि वो आईसीएमए का मेंबर नहीं है, इसीलिए उसे नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। हाँ, आप स्टाइफंड कम ज्यादा कर सकते हो, स्टाइफंड के नाम से आप दे दो, अलग से नहीं देना था, देना ही था तो स्टाइफंड के नाम से दे देते ना। ABC Limited changed its stock valuation policy from FIFO method to average cost method in financial year 2018-19, as a result of which the profit of the company was inflated by 25 lakh. The change in the policy and the fact of additional gain were not disclosed by the company. बिल्कुल सेकंड शेड्यूल के अगर हम पार्ट 1 में जाते हैं तो वहां पर हमारे पास में क्लॉज आता है, क्लॉज नंबर 5। वो ये कहता है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल फैक्ट है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए, सॉरी, कोई भी मटेरियल फैक्ट है जो कि जिन प्राइसिंग स्टेटमेंट या कॉस्टिंग स्टेटमेंट की आप ऑडिट कर रहे हो, उन प्राइसिंग या कॉस्टिंग स्टेटमेंट के अंदर कोई मटेरियल फैक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं है,
और ये बात ऑडिटर को पता चल गई तो भी अगर उसने अपने फाइनेंशियल स्टेट अपनी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं बताई तो ही इज गिल्टी, राइट। तो क्लॉज 5 का चार्ज लगेगा। आप चाहे तो क्लॉज 7 भी यहां लिख सकते हैं, ड्यू डिलीजेंस नहीं लगाया या ग्रॉसली नेग्लिजेंट करा वो भी लिख सकते हैं, लेकिन क्लॉज नंबर 9 के लिखने की यहां पे कोई आवश्यकता नहीं थी। 5 या 7, वैसे मेरे हिसाब से तो 5 ही बहुत है। एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज अमाउंट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और नॉट। मिस्टर अरुण, अ CMA वर्किंग एज अ मैनेजर इन कॉस्ट अकाउंट ऑफ पीके एक्सेप्ट 10% प्रॉफिट, बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन है, सेम, कुछ भी नया नहीं। मिस्टर S, a CMA in practice certifies a cost and pricing statement of manufacturing pipes for the supply relating to the contract. The statement is prepared by Mr. T, who is not a CMA. ये भी ऑलरेडी हमारे पास ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यानी अगर आपने देखा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं वो सारे के सारे बेटा किसमें से आए हुए हैं, वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं जो हमारे क्या है, जो हमारे बेसिकली प्रोफेशनल एथिक्स है शेड्यूल 1 एंड 2। उसमें भी मोटा मोटी शेड्यूल 1 के पार्ट 1, शेड्यूल 2 के भी पार्ट 1 जो मेंबर इन प्रैक्टिस पे लगते हैं, बट लेकिन आपको दोनों ही पढ़ के जाने, सारे ही पढ़ के जाने, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, उसमें किसी भी तरह की आपको कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको एक सेक्शन 147 जो है वो जरा और करा देता हूं। सेक्शन 147 क्या है, फटाफट से चल लेते हैं एक बार। ये 147 हमारा है जिसमें क्या लिखा है, अगर सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 139 से 146 और सेक्शन 148 का वायलेशन करा, कंपनी ने करा, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितनी है, 25,000 से 5 लाख, और कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे क्या है, 1 साल तक की जेल, 10,000 से लेके 1 लाख तक का जुर्माना, या दोनों। अगर हम ऑडिटर पे चलें, अगर उसने अननोइंगली करा है तो मिनिमम फाइन, ये तो पुराना हो गया, मिनिमम फाइन कितना है 25,000, मैक्सिमम फाइन आपके रेम्युनरेशन का 4 गुना या 5 लाख, विचएवर इज हायर। जानबूझ के करा तो देखो 4 सजाएं हैं, एक तो फाइन लगेगा, फाइन कितना है मिनिमम 1 लाख रुपए, मैक्सिमम आपके रेम्युनरेशन का 8 गुना या 25 लाख, विचएवर इज हायर, प्लस 1 साल तक की जेल, प्लस आपको अपना रिफंड करना पड़ेगा रेम्युनरेशन। इसके अलावा आपकी गलती से जो भी किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या पर्सन को डैमेजेस हुए हैं तो वो भी आपको कॉम्पनसेट करने पड़े, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। तो ये हमारे कुछ प्रोविजंस हैं, ठीक है। किस चीज के प्रोविजंस है बेटा, ये हमारे प्रोविजंस हैं कॉस्ट ऑडिट के